हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा रिकैप करते हैं। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से शुरू होती है, नेगेटिव पे खत्म होती है ना। डाइपोल क्या होता है, इधर प्लस क्यू और इधर माइनस क्यू, क्लियर ना। तो पी किसके बराबर होता है, क्यू डी, वेयर डी इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लस एंड माइनस। फिर हमने पढ़ा था जनरल पॉइंट क्या होता है, 2 के पी पी बाय आर क्यूब, 2 के पी बाय आर क्यूब, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होता है, माइनस के पी बाय आर क्यूब, क्लियर ना गाइस। और जनरल पॉइंट पे क्या होता है, के पी बाय आर क्यूब 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, और tan फाई क्या होता है, tan थीटा बाय 2, tan फाई क्या होता है गाइस, tan थीटा बाय 2। और यहाँ की ना, चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं इससे। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ए ड्यू टू डाइपोल जोन। बस फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है। गुड मॉर्निंग संतोष, गुड इवनिंग संतोष। बस हमें करना है फॉर्मूले में वैल्यू डालनी मैं तो तोड़ के रख लेता हूँ हमेशा। क्या पी का इधर आर के अलॉन्ग कर लो तो कितना हुआ, पी cos 37 यानी कि 4p/5, और ये वाला कितना हुआ 3p/5। बस 4p/5 एक्सेस वाला पॉइंट है तो 2 kp/r3, तो 2k 4p/5 5 का क्यूब, अरे हाँ, और 3p/5 की इलेक्ट्रिक नीचे आ जाएगी कितनी, kp यानी कि k × 3p/5/5 क्यूब। इन दोनों का रिजल्टेंट तो आंसर है। और हाँ सर, बात तो आप इसे देखिए कितना हो गया, ये हो गया 8kp/5⁴ और ये हो गया 3kp/5⁴। इन दोनों का रिजल्टेंट ई नेट, इधर लिख लेता हूँ इसको, k 3p/5 क्यूब, दैट इज 3 kp/5⁴। ई नेट कितना हुआ, अंडर रूट ऑफ kp/5⁴ कॉमन आ जाएगा, देख, अरे हाँ सर, तो kp/5⁴ अंडर रूट ऑफ 8² + 3²। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, 5⁴ यानी 25 का स्क्वायर 625। बिल्कुल सही। 8² इज 64 और 3² इज 9, तो 64 × 73, तो √73 kp/625। डायरेक्शन भी आ गई है ई नेट की अगर आप चाहो तो। अरे हाँ सर, ई नेट ने एंगल कितना बनाया, अल्फा, tan अल्फा इक्वल टू दिस, यानी कि 3 kp/5⁴ अपॉन 8 kp/5⁴, टक 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 3/8, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 3/8। डायरेक्शन भी आ गई, मैग्नीट्यूड भी आ गया। अरे हाँ सर, है। तो बच्चों हमने यहाँ क्या देखा भाई, ई एक्सियल में थीटा की वैल्यू क्या डाली 37, और ई इक्वेटोरियल में भी थीटा की वैल्यू क्या डाली 37, और यहाँ पे केपी ये आ गया, ये आ गया ई नेट, और ये आ गया अल्फा। कोई डाउट बच्चों, ये हो गया 3/8, ये वाला 3 और ये वाला 8, कोई डाउट किसी को नहीं होगा। 3p/5 कहाँ से आया, पहले तो बताइए। 3p/5⁴ आया ना। भाई ये देखो ऊपर वाला बता देता हूँ मैं एक, इसको लिखेंगे 2 k p cos 37 कितना होता है 4/5, और r क्यूब कितना है 5 का होल क्यूब है ना, तो कितना हो जाएगा 8 kp/5⁴। सिमिलरली sin 37 कितना होता है 3/5। अमित पटेल आया बच्चे, अरे अरे भैया कैसे नहीं आया भैया। देखो ये वाला देखो, के पी आर की वैल्यू कितनी है 5 क्यूब, और sin 37 को कैसे लिख देंगे 3/5, तो हो जाएगा 3 kp/5⁴। अब तो आ गया होगा। sin 37 कितना होता है 3/5 होता है ना। आया नहीं आया अमित, पूरा आ गया। अच्छा यार देखो सीरियसली क्या करो क्लास, तुम यहाँ पे क्लास में मतलब समझने के लिए हो, अगर आप पूरा बता दो। हाँ तो पूरा यही तो है, ऊपर वाला 8 kp/5⁴ और ये आ गया 3 kp/5⁴। ई नेट कितना होगा इन दोनों का वेक्टर सम, तो हो जाएगा kp/5⁴ अंडर रूट 8² + 3², तो 8² + 3² कितना हो जाएगा 64 + 9, ये हो जाएगा अंडर रूट 73 अपॉन 625। क्लियर ना गाइस, बस ये आंसर आ गया। इसमें बताने कुछ है नहीं, डायरेक्टली फॉर्मूला। सर मेरे आज पेपर में सेकंड अटेम्प्ट जेई का, अच्छा पूरा बता दिया अमित पटेल। हाँ संतोष की राज सेकंड अटेम्प्ट था जेई का, कैसा हुआ संतोष तुम्हारा पेपर। कुछ आप लोग घर आके अपने क्वेश्चनों का हिसाब लगा सकते हो कितने बने तुम्हारा, तुम बता सकते हो कितने बने। ठीक था, अच्छा मतलब कुछ जैसे हमारे टाइम पे वो पेपर घर के लिए दे देते थे, तो घर के लिए तो नहीं मिलता ना तुम्हें। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हो ध्यान से देखो, ध्यान समझो, जो मैं कह रहा हूँ उसको समझो। मैं पहले समझाता हूँ आपको। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, सोचो, एक माइनस क्यूब प्लस क्यूब ऐसे डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ठीक। तो सोचो इस क्यूब पे क्या क्यू फोर्स इधर लगा, हाँ, क्या इस पे इधर लगा, अरे हाँ, अरे हाँ सर, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। अच्छा मैं कह रहा हूँ डाइपोल उल्टा ले लो, यहाँ माइनस क्यू यहाँ प्लस क्यू, तो क्या इस पे क्यू इधर लगा, अरे हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इस पे भी क्यू लगा, अरे हाँ। अच्छा और सोचो, ऐसे डाइपोल है, टेढ़ा ले लिया थोड़ा, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, ओके, क्या इस प्लस क्यू पे इधर क्यू ही लगा, इधर माइनस क्यू ही लगा, उल्टा, अरे हाँ सर। देखो, एक पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल, एक एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल, और एक जनरल पॉइंट, एक जनरल पॉइंट। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, क्लियर है सर, बहुत बढ़िया साहब। अब क्या करें, अब क्या करें, देखें ध्यान से। अच्छा समझना, ओ हो, ध्यान समझो, अच्छा ठीक भाई। हाँ अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, समझे अच्छे से। प्लस क्यू माइनस क्यू, क्यू ई, ओ हो, ठीक। अगर तुम ध्यान से देखो तो इस वाले केस, इन तीनों केसेस में एफ नेट इज इक्वल टू 0। तीनों देखो, क्यू राइट लेफ्ट, क्यू राइट लेफ्ट, एफ नेट 0 इन ऑल द केसेस। यानी कि हम बोल सकते हैं कि नेट फोर्स इक्वल टू 0 ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखें भैया, अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो भैया नेट फोर्स तो 0 होगा, तो भैया नेट फोर्स तो 0 होगा, 1% टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा
ऐसे तुम ध्यान से देखो, इन दोनों में टाउ नेट भी जीरो है, एफ नेट तो जीरो है ही, पर टाउ नेट भी जीरो है। क्यों? क्योंकि भैया दोनों फोर्सेज एक ही लाइन के अलॉन्ग है। अरे हाँ, और तुम ध्यान से देखो, इसमें इसमें नेट फोर्स तो जीरो है, और देखो टॉर्क तो है। अगर कभी सुना हो तो टॉर्क, कपल टॉर्क है। अरे हाँ, अब सही बताऊं, धीरे धीरे अपन टॉर्क की कहानी में घुस जाएंगे। बेसिक टॉर्क आपको आना चाहिए, सही बताऊं तो धीरे धीरे अपन बेसिक टॉर्क की कहानी में घुस जाएंगे। इस वाला टाइप तो नेट फोर्स जीरो है, पर ये घूमेगा ऐसे, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, जिसे आप कपल टॉर्क बोलते हो। अरे हाँ सर, सर ये हमें निकालना आना चाहिए। देखो देखो, ये टॉर्क अपन निकाल लेते हैं, आ जाओ देखो, देखो कैसे समझ आएगा बिल्कुल अच्छे से। ये देखो, ये अपना डाइपोल, टक 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 टक, ओह इधर क्यू ई, इधर क्यू ई, ये एंगल थीटा, ये दूरी एल मान लेते हैं। अरे हाँ सर, अब नेट फोर्स तो जीरो है पर नेट टॉर्क है। अच्छा तुम्हें पुरानी बातें याद है नहीं याद है मुझे नहीं पता, पर मैं रिवाइज कराता हूं। अगर किसी सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो हो तो नेट टॉर्क जीरो हो ऐसा जरूरी नहीं है। पर हाँ, क्या 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 पुरानी बात की बताता हूं, पुराना रिवीजन, पुराना रिवीजन क्या है सुने। इफ एफ नेट इक्वल टू जीरो डज नॉट इंप्लाइज टॉर्क नेट इक्वल टू जीरो। देख आपके सामने एग्जांपल है, नेट फोर्स जीरो है पर नेट टॉर्क जीरो नहीं है, ये मैंने आपको बोला, नेट फोर्स जीरो डज नॉट इंप्लाई नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो, बट एफ नेट जीरो इंप्लाइज टॉर्क नेट अबाउट एवरी पॉइंट इज सेम। वो जीरो नहीं होता, पर वो हर पॉइंट के अबाउट जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पर जीरो ये गारंटी नहीं है। पर गारंटी क्या है कि अगर नेट फोर्स जीरो हो, तो यहाँ पे एफ नेट क्या होगी बच्चों, जीरो हो गई एफ नेट, है ना। और टाउ नेट क्या होगी, टॉर्क ड्यू टू प्लस क्यू एंड टॉर्क ड्यू टू माइनस क्यू। क्लियर, ये ऐसे घुमा रहा है और ये ऐसे घुमा रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। टू ले लेते हैं, तो हमें ये समझ में आएगा कि ध्यान से कैसे देखो, एक फोर्स यहां पर क्यू, एक फोर्स यहां पर क्यू। अच्छा ध्यान से देखो, अपन सेंटर के अबाउट निकाल लेते हैं टॉर्क, ये एंगल थीटा मान लेते हैं। ओके सर, ध्यान से देखो, ये दूरी एल मान लेते हैं क्योंकि पी की जो वैल्यू है वो है 2ql, बिल्कुल सही। ये दूरी अपनी एल मान लेते हैं, बिल्कुल। ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा। तुम जानते हो टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ। आर और एफ में कितना एंगल, आर हो गया। इसलिए देखो, इस ऊपर वाले क्यू का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट ए के अबाउट। अच्छा फिर मैं कह रहा हूं आपको, टॉर्क अबाउट ए, ए के अबाउट टॉर्क होगा, क्या वो हर पॉइंट के अबाउट होगा? क्यों? क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो हो तो हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो, ये जरूरी नहीं पर सेम है, ये जरूरी है। तो अपन ए मिडिल वाले पॉइंट के अबाउट निकाल लेते हैं, तो हर पॉइंट के अबाउट आ जाएगा। अरे हां, टॉर्क अबाउट ए क्या हुआ ऊपर वाले का, देखो आर क्रॉस एफ, क्यू है एफ, आर एस एल, एल हो गया आर, और देखो एंगल थीटा तो लिखा गया क्यू ई एल sin थीटा। आर क्रॉस एफ और अंदर की तरफ, किधर की तरफ, अंदर की तरफ। और हाँ सर, क्यू ई एल साइन थीटा अंदर की तरफ। अच्छा प्लस नीचे वाले क्यू का देखो, इसके लिए भी एल कितना, एल। अच्छा आर कितना, ये थीटा, ध्यान से देखो, ये थीटा तो ये भी थीटा तो ये भी थीटा। ध्यान से देखो, तो आर क्रॉस क्यू और फिर अंदर आ रहा है, देख आर क्रॉस फिर अंदर आ रहा है, और देख एल एल टू ई एल साइन थीटा फिर अंदर। अरे हाँ, तो देख टॉर्क कितना आया, देख 2qel साइन थीटा अंदर। अरे हाँ सर, ध्यान से 2ql क्या है, पीई, ओहो तो पीई साइन थीटा अंदर। अरे हाँ सर, तो टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पीई साइन थीटा। थोड़ी और फील करते हैं, थोड़ी और फील करते हैं। देखो अगर तुम ध्यान से देखो तो देखो ऐसे, ये ऐसे ई, हाँ सर, और देखो ये ऐसे पी, ऐसे बनाओ अब देखो, और ये एंगल थीटा। तो तुम्हें लग रहा है पीई साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट की फील ला रहा है। अरे हाँ सर, ध्यान से देखो, तो या तो ये पी क्रॉस ई है या फिर ये ई क्रॉस पी है, क्योंकि डायरेक्शन भी अंदर आ रही है। तो देख पी क्रॉस ई से सब कुछ सही बैठ रहा है, तो फॉर्मूला आया टॉर्क का कितना, तो टॉर्क क्या हो गया, आर क्रॉस एफ बच्चों, इसे कहते हैं पी एल साइन थीटा। ये हो गया पी एल साइन थीटा, टोटल क्या हो गया 2 पी एल साइन थीटा। और 2 क्यू एल को क्या लिख दूंगा पी, तो टॉर्क क्या हो जाएगा पी ई साइन थीटा इनसाइड, सो टाउ नेट इज नथिंग बट पी क्रॉस ई, टाउ नेट इज नथिंग बट बच्चों पी क्रॉस ई। क्लियर ना गाइस? यस संतोष, प्रभात, महेंद्रा, अभय, सुचित्रा, संदीप, अमित, प्रियांशु। क्लियर ना बच्चों? हाँ हाँ, आता है हर टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन टपक के जाता है। मैं आशा करता हूँ संतोष तुम्हारा इसी साल ही निकल जाए, इसी साल ही निकल जाए, तुम्हें ड्रॉप की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है। मैक्सिमम एंड मिनिमम टॉर्क ऑन अ डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होता है बच्चों? ठीक है। तो देखो साइन थीटा जब मैक्सिमम होगा, या तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1, तो उस वक्त थीटा क्या होगा 90, और मिनिमम वैल्यू साइन थीटा की क्या होगी 0, तो थीटा क्या होगा या तो 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा। क्लियर ना गाइस? या तो 0 होगा या फिर 180। ठीक है। तो मिनिमम होता है थीटा 0 और 180। क्लियर ना गाइस? जब या तो अलोंग द फील्ड होगा या फिर अपोजिट टू द फील्ड होगा। लेट अस सॉल्व अ क्वेश्चन, हियर इट इज। मतलब ये वाला डाइपोल है, ये कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, मतलब ऐसे चम करेगा। देखो ऐसे 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 चम करेगा, टिक 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 टिक। ठीक है, ये प्रूफ करना है हमें। तो भैया टॉर्क हमने निकाल रखा है 2 पी एल ई थीटा, क्या होता है 2 क्यू एल ई थीटा, 2 क्यू एल ई थीटा। कहां से आया ये फॉर्मूला दिखा देता हूं मैं आपको, ये रहा। पी की जगह से लिख देंगे 2 क्यू एल ई, साइन थीटा की जगह लिख दो थीटा, साइन थीटा की जगह लिख दो बच्चों थीटा, जब थीटा छोटा होता है तो साइन थीटा को हम थीटा से रिप्लेस कर पाते हैं, है ना। और आई क्या हो गया बच्चों, आई इज नथिंग बट 2 ml स्क्वायर, आई इज नथिंग बट बच्चों 2 ml। तो टॉर्क क्या होता है आई इंटू अल्फा, तो अल्फा कितना आया माइनस क्यू ई थीटा बाय एम इंटू एल। क्लियर ना गाइस? तो ओमेगा क्या हो जाएगा अंडर रूट क्यू ई बाय एम एल, क्या हो जाएगा ओमेगा अंडर रूट क्यू ई बाय एम एल। अरे हाँ की ना गाइस? चलो किसी को डाउट इसमें?
चलो ये वाला करते हैं फिर। लेंथ 2l है, लेंथ कितनी है 2l है, ये हो गया माइनस क्यू और ये कितना हो गया प्लस क्यू, ये एंगल हो गया 53। बताओ अल्फा कितना बराबर आई अल्फा का, है ना? टॉर्क बराबर आई अल्फा जानते हो, टॉर्क टॉर्क है, आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। मान लीजिए मैं डाइपोल 12 लेंथ का मास है प्लस क्यू माइनस क्यू, ऐसे रिफ्लेक्ट 53 डिग्री पर रिलीज कर दिया जाए, कैसे टॉर्क लगेगा? मेरा पहला सवाल टॉर्क बताओ कितना है? पहला सवाल टॉर्क बताओ, मैं तुमसे करा दूंगा सवाल, बोलो टॉर्क बताओ, टॉर्क बताओ, टॉर्क बताओ। तो टॉर्क होता है पी क्रॉस ई, तो पी कितना? q इंटू 12, ई कितना? ई नॉट, पी साइन थीटा यानी कि अंदर पी पी क्रॉस ई अंदर आ रहा है, 2 2 l ई नॉट साइन 53, साइन 53 की वैल्यू कितनी सर? 4/5। दूसरा आंसर आया, ध्यान से देखो आंसर कितना आया, अपन अगर पी की टर्म्स में रख दे तो q इंटू 12 पी हो गया, तो पी 4 पी ई नॉट बाई 5, ये टॉर्क आ गया। अच्छा अब हमसे पूछा एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर होता है आई अल्फा, टॉर्क बराबर आई अल्फा, आई क्या ये सेंटर के अबाउट घूमेगा? अगर नेट टॉर्क 0 हो तो इट विल रोटेट अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, तो इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा। इसके अबाउट आई कितना? देखो ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर, अभी थोड़ा उसी को समझ में आएगा जिसको बेसिक आता हो भैया आई का, 2ml स्क्वायर, सो 4p e नॉट बाय 5 इक्वल टू 2ml स्क्वायर इनटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू आ गई अब जो भी आनी थी, कितनी आई? 2p e नॉट बाय 5 ml स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, इसलिए टॉर्क बराबर आई अल्फा आना चाहिए, आई पता होना चाहिए, तभी कर पाओगे भैया। टॉर्क p क्रॉस e यूज लेना था अपने को, तो भाई रोटेशन भी घुस गया और टॉर्क। तो भैया यहाँ पे हमने क्या देखा, टाउ नेट क्या था पी ई साइन थीटा और टॉर्क क्या हो गया आई अल्फा, आई को लिख दिया 2ml स्क्वायर, तो आई अल्फा इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, अब पी की वैल्यू डाल दी 2l क्यू और साइन थीटा की वैल्यू होगी साइन 53, तो ये क्या हो गया 4 पी ई नॉट बाय 5। बस इसको डिवाइड कर दो आई से, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसको किससे डिवाइड, एम आई स्क्वायर कैसे, ये बच्चों एम एल स्क्वायर होगा ना, देखो यहाँ से यहाँ तक दूरी है, इसके अबाउट निकाल दो ना, तो ये एल और ये वाला भी एल, तो इसका क्या होगा एम एल स्क्वायर, इसका क्या होगा एम एल स्क्वायर, तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 2ml स्क्वायर हो जाएगा ना संतोष? क्लियर हुआ या संतोष? दोबारा देखो, ये टॉर्क था आई अल्फा, ये हो गया, सो पी ई साइन थीटा अल्फा क्या हो गया 2 पी ई नॉट 5ml स्क्वायर। चलो अब देखते हैं मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। कांस्टेंट। ओ वैसे हम एक बात समझाऊं आपको कि वैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेंगे लाइन से, वो प्रॉपर्टीज अभी बाद में आएंगी। पहले अपने समझने कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो हमें उसको कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रिप्रेजेंट करी जाती है, इक्वली स्पेस्ड लाइंस, एरो शोज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अदृश्य चीज है, जो ऑरा है उनको वैसे अपन डिफाइन करेंगे लाइंस की फॉर्म में, उनकी प्रॉपर्टीज बहुत सारी आगे बढ़ेंगी। अभी ऐसा समझो कि अपन ने कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे अपन बनाते हैं किसी भी पेज पर, वो अपन समझें कि इक्वली स्पेस्ड लाइंस शोज कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, एरो शोज डायरेक्शन। नॉन यूनिफॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या करेंगे अभी आगे सीखेंगे बाद में, पहले अभी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पे चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, एरो शोज डायरेक्शन एंड इक्वल स्पेसिंग एंड पैरेलल लाइंस, इक्वल स्पेसिंग एंड पैरेलल लाइंस, इक्वल स्पेस एंड पैरेलल लाइंस शोज यूनिफॉर्मिटी। ऐसा समझो रिप्रेजेंटेशन है कि कहीं पर भी मुझे बोलना है कि भाई इस जगह कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैं उसको दिखाऊंगा ऐसे, रिप्रेजेंट ऐसे करूंगा। सर नॉन यूनिफॉर्म कैसे करेंगे, क्या होता है आगे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक लाइंस की प्रॉपर्टीज आपके अच्छे से कोर्स में है जो आपको याद होनी चाहिए, तो पहले मैं उसकी बेसिक फील कराकर फिर आपको उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा, याद भी रखनी है। इलेक्ट्रिक लाइंस की प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक लाइंस की प्रॉपर्टीज, ये सब आपके काम की बात है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके सर, तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी फील्ड? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओ हो। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको बात समझ लो भाई, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया। ओ हो। अब मेरे को बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट तो फोर्स क्या होता है? क्यू। फोर्स क्या होता है? क्यू। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट इंप्लाइज क्या फोर्स कांस्टेंट? ओ हो। फोर्स कांस्टेंट इंप्लाइज एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अरे हाँ सर, एक्सेलरेशन होता क्या है? F by m। और अगर हम इलेक्ट्रिक एक्सेलरेशन की बात करें तो Q by m। तो अगर किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो यह फोर्स कांस्टेंट है, Q by m। Q प्लस या माइनस हो सकता है, उससे सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होगी, बाकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अरे हाँ सर, ये बात तो आपकी सही है। तो अगर किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो फोर्स कांस्टेंट है, और फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अरे हाँ सर, अब ध्यान दो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ओ हो, ये ये ऐसे अपने फोर्स लगाया तो ऐसे चला, वो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ओ हो, ये क्या लिखा है ध्यान से समझ, मैं बताता हूँ क्या। तू याद कर अपने पर कांस्टेंट फोर्स, हालांकि पहले अपन मैकेनिक्स में पढ़ते हैं जब 2D पढ़ाया था, बट समझे कांस्टेंट फोर्स का बेस्ट एग्जांपल है mg। अब सोचो अगर किसी पार्टिकल पर कांस्टेंट फोर्स लगे जैसे कि mg, अरे हाँ, तो सोचो अगर mg फोर्स लगा और u इनिशियल रफ्तार 0 हो, या इनिशियल रफ्तार नीचे हो, या इनिशियल रफ्तार ऊपर हो, क्या इन तीनों केस में पाथ स्ट्रेट लाइन होता है? हाँ सर, यस। पर इसके अलावा पार्टिकल कैसे भी फेंके, क्या पाथ प्रोजेक्टाइल होता है? अरे हाँ ना बोलो, मुझे एक बात बताओ जो तुम्हारे दिमाग में सेट करना है। सर ये कहां से आ गया? ध्यान से सुन, वैसे ये आपको मैट्रिक्स में ही बताया जाता है, यहां पे भी समझो। mg कांस्टेंट फोर्स है। अब सोचो ग्रेविटी में ध्यान से सुनना, ग्रेविटी में क्या अगर पार्टिकल पर का पाथ सिर्फ दो हो सकता है, या तो स्ट्रेट लाइन या पैराबोला। कभी आपने देखा यार पत्थर पर सर्कल करने लगा, वैसे नहीं बनी हुई खाली हवा में, क्या अपने आप सर्कल ऐसे कर सकता है? नहीं, यानी कि पार्टिकल के जो दो मोशन हो सकते हैं ग्रेविटी में, सिर्फ ग्रेविटी लगी और कोई नहीं है, तो पार्टिकल के सिर्फ दो पाथ हो सकते हैं, या तो स्ट्रेट लाइन या फिर पैराबोला। इससे इंफरेंस प्रोजेक्टाइल नहीं है। दिस इंप्लाइज व्हाट, कि अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है यानी कि कांस्टेंट फोर्स है, तो पार्टिकल के सिर्फ दो पाथ हो सकते हैं, स्ट्रेट लाइन या पैराबोला। ये जनरल रूल है। अरे हाँ सर, ध्यान से सुनना, हम क्या सीखे, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि अगर कभी भी किसी भी पार्टिकल पर कांस्टेंट फोर्स हो, अरे क्या हो, कांस्टेंट फोर्स, तो भैया उसके सिर्फ दो पाथ हो सकते हैं। कौन कौन से? स्ट्रेट लाइन या फिर पैराबोला। सर ऐसा क्यों? आप ग्रेविटी से कंपेयर कर लो, जो भी पार्टिकल फेंका जाएगा या तो उसका या छोड़ा जाएगा, उसका पाथ या तो स्ट्रेट लाइन होगा या फिर पैराबोला होगा, इसके अलावा तीसरा कोई पाथ होना संभव नहीं है। हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। यस सर, तो एक बात ठीक है, व्हेन देयर इज कांस्टेंट फोर्स देयर आर ओनली टू पॉसिबल पाथ्स, स्ट्रेट एंड पैराबोला। जैसे सीक्वेंस स्ट्रेट होगा जब या तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो या फिर इनिशियल वेलोसिटी पैरेलल टू ए वेक्टर और इनिशियल वेलोसिटी एंटी पैरेलल टू ए वेक्टर। ऑल अदर केसेस पैराबोला कब होगा? ऑल अदर केसेस। और हाँ, स्ट्रेट लाइन कब होगा पाथ? जब या तो इनिशियल वेक्टर 0 हो या पैरेलल टू दिस हो, एक्सेलरेशन पैरेलल टू जी।
यू पैरेलल टू ए और यू एंटी पैरेलल टू ए। और हाँ पैरेलल टू और यू एंटी पैरेलल टू है। तो केस वन देखिए बच्चों, आपने जीरो से छोड़ दिया तो एक्सेलरेशन क्या होती है, फोर्स अपॉन मास है ना। तो फोर्स कितनी लगी, क्यू ई, मास हो गया एम, वेलोसिटी क्या होती है, ए इंटू टी, तो वेलोसिटी होगी क्यू ई बाय एम इंटू टी। एक्स क्या होता है, हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू तो जीरो ही है, तो ए की वैल्यू उठाई यहाँ डाल दी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर, वी की वैल्यू उठाई और यहाँ डाल दी। क्लियर ना गाइस? अरे हाँ कि ना, यही था। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों, हियर इट इज, पढ़िए फिर एक बार। मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज दोनों का सेम होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, पर मास में अंतर होता है। तो हमने क्या करा, इलेक्ट्रॉन जब नीचे गिराते तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, प्रोटॉन के टाइम पे उसे रिवर्स कर दिया है ना। अब कंपेयर करना है दोनों का टाइम। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या देखा, करेक्ट आंसर। तो ई इधर आया है, तो फोर्स क्या होती है, ई इंटू ई। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, ई इंटू ई बाय एम ई, और एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन कितना हुआ, ई इंटू ई बाय एम पी। क्लियर ना गाइस? तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। क्लियर ना गाइस? तो एक्सेलरेशन ज्यादा है तो टाइम क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ए। टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बच्चों अंडर रूट ए, सो टाइम ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर ना गाइस? भाई उसका मास ज्यादा है, चलो ऑप्शन डी इज करेक्ट। किसी को कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी किसके बराबर है, एक्स डायरेक्शन में यू, और वाई डायरेक्शन में क्या है, क्यू ई टी बाय एम। भाई वाई डायरेक्शन में क्या होगी, एक्सेलरेशन इनटू टाइम ना, और एक्स डायरेक्शन में कितनी हो गई, यू। तो वी किसके बराबर आएगा, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। क्लियर ना गाइस? अल्फा कैसे निकालोगे, क्यू ई टी एम बाय यू, ये अल्फा हो जाएगा, ये 10 बीटा हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर देखो ग्रेविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में हुई तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ग्रेविटी प्लस क्यू ई बाय एम। क्लियर ना गाइस? और एक्सेलरेशन क्या होगी, ग्रेविटी माइनस क्यू ई बाय एम। अगर ये उल्टी डायरेक्शन में, अगर ग्रेविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो दोनों ऐड हो जाती हैं, अगर अपोजिट में है तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाती है। क्लियर ना गाइस? चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हियर इट इज, पढ़ो इसे गाइस। हमने क्या करा, पेंडुलम पे एक चार्ज चिपका दिया है ना, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी। तो इस केस में टाइम पीरियड क्या होगा ये बताना है। चार्ज चिपका दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम पीरियड। अपोजिट चार्ज की मास है पेंडुलम, द पेंडुलम ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ द कांस्टेंट कोर्स की फिगर फाइंड आउट द टाइम पीरियड। ऐसे समझो एमजी तो लग ही रहा है, एमजी तो है ही, साथ में क्यू और नीचे लग गया और चार्ज क्यू है। तो तुम पेंडुलम को ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ में आएगा। याद करो कि पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पेंडुलम एल बाई जी, यही होता है ना अगर सिर्फ जी हो तो। अब सोचो जी के अलावा क्या हो गया, एमजी भी लग रहा है और इलेक्ट्रिक नीचे तो क्यू भी लग रहा है। अरे हाँ, क्या एमजी क्यू दोनों डायरेक्शन में एंगुलर कांस्टेंट है? अरे हाँ सर, अरे हाँ सर। पेंडुलम में अगर, ध्यान सुना, पेंडुलम में अगर, पेंडुलम में पर कांस्टेंट, ये जनरल बात बता रहा हूं, एमजी के अलावा अगर पेंडुलम पर कांस्टेंट फोर्स है तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव होगा। चलिए जी इफेक्टिव कैसे निकालें? पेंडुलम की कॉमन कहानी सुना रहा हूं। कोई भी पेंडुलम हो, एक पेंडुलम है, पेंडुलम मतलब एक स्ट्रिंग और एक बॉल। अच्छा, अगर उसको पेंडुलम की तरह कराना है, ओहो, फिर क्या होता है, समझो, फिर कराओ दोबारा। क्या ये तो जानते हो, मैं मान रहा हूं कि तुम्हें इतना पता है कि पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है, इसका प्रूफ भाई साहब रोटेशन में कराया जा सकता था, और वहां कराया भी गया और ऐसे में भी कराया जाता है। अरे हां, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव। ओह माय गॉड, ध्यान से सुनिए। ओहो, अब क्या करें, अब क्या करें, देखो रे भाई। अब समझो, पर ये कब पेंडुलम की तरह करता है, जब भाई साहब इसमें कांस्टेंट फोर्स लगता है। जैसे अगर ग्रेविटी की बात करें तो एमजी लगता है, तभी तो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी आता है। आप इसे कंपेयर करो थोड़ा सा कि अगर सिर्फ ग्रेविटी हो, सिर्फ ग्रेविटी, सिर्फ, फिर कह रहा हूं ये फिजिक्स की, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की नहीं, जनरल पेंडुलम प्रॉब्लम्स है। पेंडुलम अपने आप में एक सेट है, जो ऐसे में भी आ सकता है, रोटेशन में भी आ सकता है, ग्रेविटेशन में भी आएगा, यहां भी आ जाएगा, ये भाई साहब मैग्नेटिज्म में भी आएगा। तो पहले पेंडुलम को समझने का प्रयास करें कि भाई पेंडुलम सिर्फ अगर ग्रेविटी तो क्या करता है, 2 पाई जी, क्योंकि उस पर नीचे फोर्स लगता है एमजी। अगर पेंडुलम इक्विलिब्रियम में होता है तो टी की वैल्यू क्या होती है, एमजी। इसे मैं बोलता हूं टेंशन एट मीन पोजीशन। अगर टेंशन, टेंशन एट इक्विलिब्रियम इज एमजी। हां सर, तो तुम एक बात समझो, जी है क्या, कैसे बोल सकते हैं, टेंशन एट इक्विलिब्रियम अपॉन एम। ये याद रखो। तो तुम एक बात याद रखो कि अगर पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना हो ना, तो पहले उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालो, उस जगह टेंशन निकाल लो। पेंडुलम का, पेंडुलम इन कांस्टेंट फोर्स। और हाँ, तो लेट्स जनरलाइज इट, लेट्स फील इट कि भैया पेंडुलम इन कांस्टेंट फोर्स हम पढ़ रहे हैं, तब उसका टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। अरे हाँ, पेंडुलम, फिर क्या हूं मैं आपको सिर्फ नहीं, पूरा पेंडुलम जहां पे भी है, उसको फील कर रहे हो आप। पेंडुलम इन कांस्टेंट फोर्स, ओह अगर पेंडुलम पर कांस्टेंट फोर्स है, इस वैल्यू का डिस्कस कर रहे हो, तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट एल बाई जी इफेक्टिव। अच्छा, इसका क्या मतलब, क्या समझे। देन व्हाट इज जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव इज टेंशन एट इक्विलिब्रियम अपॉन एम। ये बात याद रखें। उस पेंडुलम की मीन पोजीशन निकालो, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालो, और उस समय टेंशन निकाल लो, और उसको एम से डिवाइड कर दो, जी इफेक्टिव रहेगा। अच्छा, अब देखो, अगर हमने इस सवाल में एमजी भी लगा लिया और क्यू भी लगा लिया, दोनों एक डायरेक्शन में लग गए। हाँ सर, बिल्कुल सही। तो बताओ, क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन तो वर्टिकल ही होगी, तो क्या टेंशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या हो जाएगा, एमजी प्लस क्यूई। अरे हाँ सर, तो एमजी प्लस क्यूई बाई एम, यानी कि जी प्लस क्यूई बाई एम, जी प्लस क्यूई बाई एम।
जी प्लस क्यू ई बाई एम। अरे हाँ ना बोलो भाई, तो जी इफेक्टिव इज टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी प्लस क्यू ई बाई एम। ये कॉन्सेप्ट को याद रखें, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, स्टार कॉन्सेप्ट, कि अगर कभी भी किसी पेंडुलम पर अगर कभी भी किसी पेंडुलम पर कांस्टेंट फोर्स लगे तो उसके पेंडुलम करने का टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई जी इफेक्टिव। व्हाट इज जी इफेक्टिव? टेंशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन अपॉन एम। और हाँ, तो फोर्स क्या है? mg प्लस क्यूई। फोर्स इज नथिंग बट बच्चों mg प्लस क्यूई। तो जी इफेक्टिव कितना आया? जी प्लस क्यूई बाय एम। भाई जी भी नीचे था और क्यूई बाय एम भी नीचे था। क्लियर ना गाइस? तो जी इफेक्टिव हो गया जी प्लस क्यूई बाय एम। क्या हो गया? जी प्लस क्यूई बाय एम। क्लियर ना गाइस? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। हियर इट इज गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, एक चार्ज चिपका दिया प्लस क्यू। अब मुझे बताना है पूरा चक्कर मारने में इसको कितनी मिनिमम स्पीड दूं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन करा था ना, मैं इसे कितनी यू मिनिमम दूं कि पूरा चक्कर मार के वापस नहीं आ जाए। आइए देखते हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो याद हो, अगर अपन ने एक चीज बड़ी पढ़ रखी है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पिछली बार भी बात थी, अगर किसी भी पेंडुलम के बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कितना यू मिनिमम दें कि वो पूरा सर्कल कर ले, पूरा सर्कल याद करो 5 आरजी। किसी भी वर्टिकल सर्कल के लिए पार्टिकल को बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कितनी रफ्तार दें कि वो पूरा सर्कल कर ले, याद करो वर्टिकल सर्कुलर मोशन √5 आरजी। अच्छा, अब अंतर क्या भैया? इलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगा दी नीचे, तो एमजी के साथ क्या क्या लगने लग गया? क्यू। अरे हाँ, अब बताओ यू मिनिमम, अब बताओ यू मिनिमम। ध्यान से सुनना, बाकी गाड़ी पूरी पहले जैसी, पेंडुलम लिया, मास एम लिया, तो अगर सिर्फ ग्रेविटी होती तो क्या आंसर √5 आरजी होता? वो तो पहले से जानते हैं, याद करके उसको एक फोर्स और वर्क एनर्जी थ्योरम की इक्वेशन लगा के निकालते हैं। हाँ सर, ओ हो। अब सुन, अगर आपको पूछा कि बताओ अगर नीचे की तरफ वर्टिकल में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रही है, ओहो सर आपने पहले भी कराया था, वो अलग था जब कूलम्बिक लॉ में पढ़ाया था, वहां पे चार्ज क्यू था। ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्यू1, यहाँ पे क्यू2 था। पीछे देखा, हाँ उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही थी, के क्यू इनटू आर स्क्वायर। वो जैसे पेंडुलम नाचेगा के क्यू इनटू आर स्क्वायर डायरेक्शन चेंज हो रही थी। अरे हाँ सर, यहाँ पे नहीं चेंज हो रही है, वो सवाल अलग है, ये सवाल अलग है। दिस इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन इन कांस्टेंट फोर्स। यस, दिस इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन इन कांस्टेंट फोर्स। खैर, हमें तो पहले सवाल बोला कि बताइए यू मिनिमम क्या होगा। चलो मैं आपको पहले पूरा करके बताता हूं, फिर शॉर्ट ट्रिक से फील कराऊंगा, फिर कह रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं, आज का लेक्चर भाई साहब फील है। पूरी फिजिक्स में मैकेनिक्स और ये मिलाकर कांस्टेंट फोर्स पर, कांस्टेंट फोर्स पर पार्टिकल क्या करेगा, कांस्टेंट फोर्स पर पेंडुलम क्या करेगा, कांस्टेंट फोर्स में भाई साहब आपका सर्कुलर क्या करेगा। ओ हो। आइए जनरलाइज करते हैं, बात को समझते हैं, फील करते हैं। ठीक सर, वैसे हमें तो एक बात सिखाई गई थी कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो भाई जहां से टक 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 ऊपर आता है कौन? पेंडुलम, तो कंडीशन ये है कि टेंशन एट अपर मोस्ट पॉइंट ये टी शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर वर्टिकल सर्कल, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जानते हो, ये पता होना चाहिए वहां कि अगर वर्टिकल सर्कल करना है तो भाई साहब टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वहां पे सबसे कम टेंशन होता है। अगर वो भी 0 से ज्यादा हुआ तो बाकी सब जगह ज्यादा होगा, और बाकी सब जगह ज्यादा होगा तो सर्कल होगा। तो सर्कल कराने की कंडीशन क्या होती है कि टेंशन एट द टॉप मोस्ट पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि वहां पे टेंशन सबसे मिनिमम होता है। अगर वो मिनिमम भी 0 से बड़ा है तो बाकी सब जगह तो बड़ा होगा ही, तो स्ट्रिंग का सिलेक्ट करना संभव नहीं है। यस सर, व्हाट योर पॉइंट सर? बात समझ आई सर? अब क्या करें सर? सुनते चलो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, ओ अब सुन। यहाँ पे अपन मान लेते हैं अपनी रफ्तार यू थी, यू का मिनिमम तो निकालना है। मान लो यहाँ पे अपनी रफ्तार v हो गई, ऊपर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा mv² बाई r, नीचे की तरफ mg लगा और qe लगा। क्या इस जगह टेंशन हो गया t प्लस mg प्लस qe इक्वल टू mv² बाई r। क्या टेंशन की वैल्यू आई? mv² बाई r माइनस mg माइनस qe। ये बड़ा होना चाहिए 0 से। अरे पर हमें कंडीशन v पे थोड़ी u पे निकालनी है, तो क्या v u की टर्म्स में पता होना चाहिए? v u की टर्म्स में पता होने के लिए भाइयों और तो बच्चों हमने यहाँ क्या देखा? टेंशन भी नीचे, एमजी भी नीचे और क्यूई भी नीचे। ये किसके बराबर है? एमवी स्क्वायर बाय आर। तो टेंशन क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो एमवी स्क्वायर माइनस एमजी माइनस क्यूई शुड बी ग्रेटर देन 0। आगे बढ़ते हैं। v और u, v न्यूमरेशन और पावर एनर्जी ध्यान से देखो। और कैसे करते हैं? वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय स्टैटिक्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, ओके, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। u और u यहां बॉटम से लेकर ऊपर तक, बॉटम से लेकर ऊपर तक अपन क्या लगा रहे हैं? बॉटम से लेकर ऊपर तक अपन लगा रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या लगा रहे हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय टेंशन पे टेंशन का वर्क डन तो 0 ही होता है, क्यों? परपेंडिकुलर है। ई क्यू किधर? नीचे और हां, डिस्प्लेसमेंट किधर? ऊपर। हां, क्या कोई कांस्टेंट फोर्स है? हां, डिस्प्लेसमेंट होगा ऊपर 2r और हां, तो भाई साहब वर्क डन बाय क्यू इज माइनस क्यूई 2r। व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी? माइनस mg 2r। अरे हाँ सर, mg नीचे 2r ऊपर, ओ हो इक्वल टू यही अपना जो ये। अब ध्यान सुनो, अगर आप ध्यान से देखो तो mu स्क्वायर को इधर ले आओ और 2 को इधर ले आओ, तो mu स्क्वायर माइनस 4r mg प्लस qe इक्वल टू mv स्क्वायर। ये समझ आ रहा है क्या? अरे हाँ सर, क्यों ना इस mv स्क्वायर को उठाकर यहां रख दें? हाँ सर रख दो। तो क्या रखा गया? देखो mu स्क्वायर बाई r माइनस 4mg माइनस 4qe माइनस mg माइनस qe ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो mu स्क्वायर बाई r शुड बी ग्रेटर देन 5mg प्लस 5qe। क्या u इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ध्यान से देखो, m से डिवाइड तो 5rg प्लस 5qe बाई mr। अरे हाँ 5rg बिल्कुल का रूट, ध्यान से लिख सकते हैं u ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 5rg प्लस qe बाई m। अरे हाँ सर, तू अगर बहुत ध्यान से सोचो तुम, तो तुम ये डायरेक्ट लिख सकते थे 5rg इफेक्टिव।
क्या इस सवाल में जी इफेक्टिव क्या होता, क्या जी इफेक्टिव? ओहो सर, वही टेंशन एट इक्विलिब्रियम अपॉन एम। अरे हाँ सर, ये तो वही है, सोच के देखो तो भैया वापस जी इफेक्टिव आ गया। तो अगर पेंडुलम, अरे पेंडुलम है तो सर पेंडुलम के सर्कल कर रहा है तो √5 आर जी इफेक्टिव, जो यू मिनिमम है होता है √5 आर जी इफेक्टिव। अच्छा ध्यान दो, यू मिनिमम होता कहां है? इक्विलिब्रियम पोजीशन वाली जगह पर। तो भैया हमने सर्कुलर पढ़ा कौन? तो बच्चों यहाँ हमने क्या देखा, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई, वर्क डन बाय टेंशन तो हमेशा जीरो ही होता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, क्यू ई इंटू 2r, और mg क्या हुआ, mg इंटू 2r इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो आपके पास इक्वेशन आ गई, एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम यू स्क्वायर माइनस 4r mg प्लस क्यू ई। क्लियर है गाइस? तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है ना, तो यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5rg प्लस 5 qer बाय m, यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5rg प्लस 5 qer बाय m। क्लियर है गाइस? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन के लिए। हाँ संतोष, टफ है, स्तर बढ़ेगा धीरे धीरे भाई, मेंस तक ही थोड़ी ना सीमित होना है। आज संतोष ने मेंस दिया है तो मेंस पे थोड़ी ना रुक जाएंगे हम आगे भी तो जाएंगे एडवांस लेवल पे। क्यों संतोष, आप मेरी बात से एग्री करते हैं नहीं करते? ठीक है चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन आसान है, बहुत आसान है, पढ़ो एक बार बच्चों, पढ़ लो इसे, मैं आपको पूरा 1.5 मिनट देता हूँ इसे पढ़ने के लिए। हाँ हाँ करो करो, अच्छी बात है। हो सकता है यार, मैं कहता हूँ आईआईटी निकालना बच्चों का खेल है, आईआईटी निकालना बच्चों का खेल है, बच्चे ही तो देते हैं, मैं नहीं बैठता आईआईटी, आई कैन नॉट गिव आईआईटी एग्जाम, ओके? आई एम 30 ईयर प्लस गाय, आई कैन नॉट गिव आईआईटी एग्जाम, बट यू गाइस आर किड्स, इसलिए तो कहते हैं बच्चों का खेल है आईआईटी निकालना। क्यों संतोष, मेरी बात से एग्री करते हो कि बच्चों का खेल है आईआईटी निकालना? बच्चे ही तो हैं, भले ही आप लोग अभी 12th क्लास में हो, स्कूल में आपसे भी नन्हे मुन्ने होते हैं, पर उनसे क्या मतलब, तुम तो किड्स ही हो ना यार। देखो मैंने इसे लॉन्च कराया तो ये ऐसे जाएगा है ना, क्यों जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव को खींच लेगा है ना। तो इसमें क्या हुआ बच्चों भाई, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितनी है, शून्य, तो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी दे दी आपने वही वेलोसिटी आगे तक रहेगी है ना। और डी किसके बराबर है, डी इज नथिंग बट हाफ ए वाई टी स्क्वायर, डी किसके बराबर है, हाफ ए वाई टी स्क्वायर। क्लियर गाइस? तो टी किसके बराबर आया, 2d बाय ए वाई का अंडर रूट, क्या आया, 2d बाय ए वाई का अंडर रूट। क्लियर गाइस? ठीक है, टाइम आ गया हमारे पास। और वेलोसिटी किसके बराबर होगी, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए वाई एस, तो क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 ए वाई डी। क्लियर गाइस? तो वी वाई किसके बराबर है, 2q ई डी बाय एम, क्या होगी, वी वाई 2q ई डी बाय एम। क्लियर गाइस? बस ये आ गई वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, और ये आ गई वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन जो यू ही रहनी है, तो ये आ गया। बताओ इसमें कुछ टफ था गाइस? बस जी की जगह क्या आ गया, क्यू ई बाय एम आ गया, जी की जगह क्या आ गया बच्चों, क्यू ई बाय एम। भाई अमित पटेल को नहीं आया भाई। अमित बच्चे आप थोड़ी एफर्ट डालो, ठीक है? आप एक अच्छे बच्चे लगते हो मुझे, जो मतलब मेहनती लगता है, पर थोड़ा सा बात कैच नहीं हो पा रही, तो आप ऐसा ही काम करो, जो रिकॉर्डिंग मिलती है रिकॉर्डिंग देखो, आपको बाद में नोट्स मिलेंगे उनको देखो, ठीक है? आप कर लोगे, मेरे को आशा है आप कर लोगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब कर लेते हैं, 2007 में मैंने करा था, 2007 से लेकर 2023 आ गया है, तो कितने साल हो गए, 20 साल हो गए ना, 20 साल में पता नहीं कितने बच्चे आए कितने चले गए, सब कर लेते हैं, आप लोग भी कर लोगे, सब कर लेंगे, मैं कहता रहा हूँ सब कर लेंगे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। आपने देखा यहाँ पे डाटा दिया हुआ है डी, जिसका पूरे क्वेश्चन में कहीं जरूरत नहीं पड़ी, तो कभी कभी जैसे आपको जंक डाटा भी दे देते हैं, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो एनी डाउट यू कैन आस्क मी, प्रभात रंजन, ठीक है? मेरे एक दोस्त था प्रभात, अभी सिट्रिक्स में है, सिट्रिक्स एक कंपनी है, उसका 27 लाख का पैकेज है इस वक्त, सिट्रिक्स में है। ओके सर, लिखूं? हेलो गाइस, गुड इवनिंग, हाय सुमित। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं एरिया वेक्टर एंड फ्लक्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा गाइस, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा है, अब पढ़ते हैं एरिया वेक्टर। ओपन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अच्छा सर, एरिया तो 4 हो गया, मान लो मैं स्क्वायर था, ऐसा समझो, मैं आपको समझाता हूँ, ये एरिया 4 था, ऐसे एक्स वाई एक्सिस बनाता हूँ तुमको, ये एक्स वाई और जेड एक्सिस, ठीक? ओके, अब देखो इसकी साइड 2 मीटर थी, तो इसका एरिया कितना था सर? एरिया तो 2 मीटर, सॉरी 4 मीटर स्क्वायर था, ठीक सर? और इसकी डायरेक्शन किधर थी? मान लीजिए ऐसे था ये एक्स वाई में, तो इसकी डायरेक्शन या तो ऐसे मान लो या ऐसे मान लो, कौन सी माने, कोई सी भी मान लो, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होनी चाहिए। इसका एरिया वेक्टर लिखूं, सोचो कैसे लिखोगे इसका एरिया वेक्टर? लिखोगे +- 4 k कैप जेड एक्सिस में। अरे हाँ सर, अच्छा कौन सा प्लस की माइनस, कोई सा भी ले सकते हो,
कोई सा भी ले सकते हो पर परपेंडिकुलर होगा। पर ऐसा नहीं कि जब सवाल चालू करा फर्स्ट स्टेप में एरिया ऊपर ले लिया, सेकंड स्टेप में नीचे ले लिया, तो गलत हो जाएगा। आप जो भी डायरेक्शन एक बार चूज कर लो फिर परपेंडिकुलर होनी चाहिए, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओहो, फिर उसे चेंज नहीं करोगे पूरे सवाल में, वरना उसका मतलब बदल जाएगा, वरना उसका मतलब बदल जाएगा। तो ये एरिया वेक्टर जो पढ़ा रहा हूं ये बेसिकली पूरी फिजिक्स के लिए पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल ऐसी बात वहां पे भी आएगी, डिट्टो सेम। ओके सर, बात तो सर आपकी सही लग रही है। इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, वेक्टर क्वांटिटी है। कंसीडर वन एरिया वेक्टर डायरेक्शन एज पॉजिटिव एंड अपोजिट वन एज नेगेटिव। कोई सी भी एक को पॉजिटिव मान लो, एक को नेगेटिव मान लो एंड स्टिक टू इट फॉर द होल प्रॉब्लम। अब उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड कन्वेंशन है कि भाई एरिया मैग्नीट्यूड तो निकालना है, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, सर्कल का, ट्रायंगल का। अरे हाँ सर, वो बात तो आपकी सही है, ठीक, हमने समझ आता है, बेस इनटू हाइट ये वो जो अपन करना चाहते हैं, ठीक। इलिप्स का बहुत से जो एरिया होते हैं उनको याद भी होते हैं, जो मैक्सिमम अपने काम के होते हैं। पर अगर उनके एरिया की डायरेक्शन नहीं तो परपेंडिकुलर सरफेस होगी, कोई भी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो पर फिर पूरे सवाल में उस पे स्टिक करो, ये कहानी अपने को समझ आई। अच्छा, अब आपको एरिया थोड़ा निकालना चाहिए। उसमें भी एरिया में क्या है, दो तरीके की सरफेस होती है, कैसे समझें? ये जनरली एक तो एरिया होता है ओपन सरफेस, हाँ सर बिल्कुल ओपन, स्क्वायर प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट, सर्कुलर प्लेट, हाँ सर, ये सब कहलाती है ओपन सरफेसेस। क्या कहलाती हैं? ओपन सरफेसेस। ओके 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 सर, बात तो आपकी ठीक है। इन्हें सबको क्या कहते हैं? ओपन सरफेसेस। 2D सरफेसेस आर कंसीडर्ड एज ओपन सरफेसेस। एक और टाइप की होती है, तो कन्वेंशन कैसे लेते हैं? जो मैंने आपको बोला ना, किसी भी तरह एरिया वेक्टर मान लो, ये ओपन सरफेसेस के लिए वैलिड है। अच्छा, एक बात तो तय है कि डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दैट इज क्लियर। बट कौन सा, ऊपर के नीचे, कोई भी एक मान लो फॉर ओपन सरफेस। ओपन सरफेस मतलब 2D टाइप, तो फिर 3D टाइप कौन सी सरफेस होती है? स्फीयर, अरे हाँ, सिलेंडर, अरे हाँ, उन्हें कहते हैं क्लोज्ड सरफेसेस। क्या कहते हैं? क्लोज्ड सरफेसेस। अच्छा, ओनली वन डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर फॉर एन ओपन सरफेस इज कंसीडर्ड फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जो मैंने आपको बोला कि किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव एरिया वेक्टर डायरेक्शन डाल लो, मान लो, और पूरे सवाल को उसी पे स्टिक करो। बोलो क्लियर, कंसीडर वन एरिया वेक्टर डायरेक्शन एज पॉजिटिव एरिया वेक्टर डायरेक्शन एंड स्टिक टू इट फॉर द होल प्रॉब्लम, नॉट फॉर होल लाइफ। ओहो, तो बच्चों हमने यहाँ क्या देखा, एरिया वेक्टर मैग्नीट्यूड होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, रेक्टेंगल के केस में आउटवर्ड होता है। आप किसी को भी पॉजिटिव और किसी को भी नेगेटिव ले सकते हो, इसको पॉजिटिव ले सकते हो, इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव ले सकते हो, ठीक है। 2D होता है ये, एरिया क्या होता है? 2D, क्लियर ना गाइस? ऊपर ए वेक्टर, नीचे माइनस ए वेक्टर। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हियर इट इज, पढ़ो इसे गाइस। 5 मीटर और 5 मीटर है ना। तो देखो इन्होंने क्या करा, ए का कोऑर्डिनेट ये रहा, बी का कोऑर्डिनेट ये रहा, सी का रहा और डी का रहा, क्लियर ना? ए बी सी डी। तो आपने ए बी निकाल लिया, ए डी निकाल लिया, आप क्या कर दिया, एरिया वेक्टर क्या होगा, ए बी क्रॉस ए डी, तो जाएगा -15i प्लस 20k, क्लियर ना गाइस? अरे हाँ कि ना, कोई डाउट इसमें, किसी को कोई शक? चलो, क्लोज सरफेस 3D के लिए, जैसे स्फीयर, कोन वगैरह, उनके लिए क्या होता है ये देखो। क्लोज सरफेसेस, अरे हाँ, इसमें याद रखना है, जैसे क्यूब हो गया, स्फीयर हो गया, कोई भी और 3D क्लोज सरफेसेस हो गई, इनमें जो एरिया वेक्टर लेते हैं वो आउटवर्ड नॉर्मल लेते हैं। एरिया वेक्टर डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू सरफेस बट ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल। मतलब याद रखना जैसे अगर ओपन सरफेस थी तो नॉर्मल ले सकते हो ऊपर या नीचे, पर अगर जैसे स्फीयर है तो स्फीयर में इस जगह पर सरफेस पर एरिया या तो उधर होगा या इधर होगा, पर ये वाला नहीं लिया जाएगा, ये लिया जाएगा। कौन सा? आउटवर्ड नॉर्मल शुड बी कंसीडर, आउटवर्ड जो बाहर जाएगा, बाहर की तरफ जो डायरेक्शन आएगी सरफेस से, बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर, वो स्टैंडर्ड नोटेशन है, वो कंसीडर करी जाएगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। भाई एरिया वेक्टर होगा तो परपेंडिकुलर सरफेस सब जगह अलग भी हो सकता है। देखो क्यों में देखो छेद हो गए, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, तो भैया अरे सोच लो। हाँ सर बिल्कुल सही, पक्का गारंटीड। हाँ सर, तो एरिया वेक्टर को हमेशा परपेंडिकुलर सरफेस लेना है, पर आउटवर्ड नॉर्मल में लेना है। कैसे लेना है? आउटवर्ड नॉर्मल में। परेशान होने की, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, समझ तो आया सर? बिल्कुल आया सर? अरे बोलो भाई, क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है सर। एरिया वेक्टर डायरेक्शन परपेंडिकुलर सरफेस बट ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल, याद रखना है, याद रखना है। यानी कि एरिया में दो टाइप की सरफेसेस हैं, ओपन सरफेसेस, क्लोज सरफेसेस। डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ओपन सरफेसेस में कोई भी ले सकते हो परपेंडिकुलर डायरेक्शन, पर क्लोज सरफेस में आउटवर्ड नॉर्मल ही कंसीडर करी जाएगी। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई? सो गाइस हमने यहाँ पढ़ा एरिया वेक्टर क्लोज सरफेस में बाहर की तरफ होता है, क्या होता है बाहर की तरफ, बाहर पॉजिटिव, अंदर वाला नेगेटिव लेते हैं। अगर मैं अंदर एरिया वेक्टर लूँ ना तो वो नेगेटिव होगा, आउटसाइड द सरफेस पॉजिटिव होगा, क्लियर? हाँ भाई क्या हुआ बच्चे? धम जा, पहले वाला कौन सा नहीं है बच्चे? माइक यूज करो भाई। अच्छा ये वाला नहीं आया, देखो ए बी ये हो गया। भाई एरिया वेक्टर क्या होता है, किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया वेक्टर क्या होता है, ए बी क्रॉस ए डी, क्लियर ना गाइस? तो ए डी की वैल्यू तुमने निकाल ली, ए बी की निकाल ली, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, तो कितना आएगा, आई क्रॉस, भाई आई क्रॉस जे क्या होता है बच्चों, के, और के क्रॉस जे क्या होता है, माइनस आई। समझे नहीं समझे? संतोष, क्लियर हुआ बच्चे?
अच्छी बात है, अगर संतोष की समझ में नहीं आता तो बोलते हैं कि नहीं आया। क्लियर हुआ गाइस, नहीं हुआ? चलो क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। फ्लक्स क्या होता है ये देखते हैं। फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने जो भी बोला, किसी भी जगह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही है एरिया से, तो अपने साथ एनर्जी का कुछ हिस्सा लेके आती है। उसके मैग्नीट्यूड को जज करने का एक तरीका है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको थोड़ा तुम कंपेयर कर सकते हो, जैसे पानी बह रहा है, पानी बह रहा है, ऐसे पानी बहते हुए पानी की तरह मानो। तो किस एरिया से कितना पानी निकलेगा, ये दो बार डिपेंड करेगा कि भाई पानी कि पानी कोई लिक्विड मान लो आप, उस लिक्विड की कितनी डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डेंसिटी है, और वो एरिया कितना बड़ा है, तभी तो कितना पानी निकला, एक अमाउंट ऑफ वाटर कितना निकला। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है। A1 ऐसे समझो तुम कि कितना पानी निकला, पानी से कंपेयर करते हैं अपन तो, कितना पानी निकला, वो पानी कितना निकला, समझो इस बात पर डिपेंड करा कि कितनी रफ्तार में निकला और कितने एरिया से निकला। जितनी ज्यादा रफ्तार निकला होगा उतनी ज्यादा पानी निकला होगा, और कितने एरिया से निकला होगा उतना से निकला। तो रफ्तार को तुम कंपेयर करो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से। अच्छा, और एरिया किसी से कंपेयर करो, तो जितनी ज्यादा रफ्तार उसको कंपेयर करो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से। ओहो हो, तो एनालॉजी आपको समझने का प्रयास करता हूं, ध्यान से देखो। ये ऐसे पानी आ रहा है, देखो। हाँ, आप समझो अगर पानी की रफ्तार v है, ये एरिया A1, ये एरिया A2, ये एरिया A3, तो कितनी वॉल्यूम फ्लक्स ऑफ लिक्विड बोल सकते हो, या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड निकलेगी। या एक सेकंड में v रफ्तार जा रही है मान लो, तो कितना कितना एक सेकंड में कितनी लेंथ का पानी निकल गया, v लेंथ का। अगर v रफ्तार है तो एक सेकंड में कितनी लेंथ का पानी निकल गया, v रफ्तार का। और हाँ, तो पर सेकंड जो वॉल्यूम A1 एरिया से निकली वो कितनी, v A1, A2 से v A2, इससे v A3। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर करो v को, तो E A1, E A2, E A3 इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। Oh, in the later stage, which will give you idea about how much energy is crossing. Oh, so electric flux gives you an idea about the energy which is crossing. Lines को आप पानी की धार से कंपेयर करो। हो थोड़ी सी फील करनी है, ऐसे पानी से आप बिल्कुल एकदम भावुक मत हो जाना। बस मैं कहना चाहूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली एसोसिएटेड विद एनर्जी इन एन एरिया, बिकॉज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैरिंग व्हाट, एनर्जी। तो फ्लक्स उसका एक आइडिया है। अच्छा, तो फ्लो ऑफ क्वांटिटी थ्रू एन एरिया नॉर्मल टू इट। फ्लक्स की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि फ्लो ऑफ अ क्वांटिटी, हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्वांटिटी नहीं है, वो एक इमेजिनरी हमारी चीज है, फ्लूइड जिसे हम कहते हैं, बट फ्लो ऑफ क्वांटिटी थ्रू एन एरिया नॉर्मल टू इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग एन एरिया और आइडिया अबाउट द नंबर ऑफ लाइंस। ये बात मैंने लिखी इलेक्ट्रिक फील्ड के रेफरेंस में। ये जो फ्लक्स है, जिसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे, वो बेसिकली आपको आइडिया देगा कि कितनी ज्यादा, वो अपने को आइडिया देगा कि कितनी ज्यादा एनर्जी क्रॉस हो रही है, क्या ये बताएगा कितनी ज्यादा लाइंस क्रॉस हो रही है, क्योंकि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस करेंगी उतनी ज्यादा एनर्जी क्रॉस करेगी। अरे हाँ सर, सो व्हाट यू फील अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स? It gives us an idea about how much energy is crossing an area, or we can feel करना पड़ेगा, or we can say it gives us an idea how much number of lines, या how large number of lines is crossing an area। किसी से मान लो फ्लक्स निकला 10, किसी निकला 20, तो हम समझ जाएंगे कि 20 वाले में 2 गुना एनर्जी शायद निकली होगी, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 गुना लाइंस, इससे तुलनात्मक बात हो गई। कंपैरिजन तो अपने को बताता है। हाँ सर, कौन भारी कौन हल्का, ये कंपैरिजन है। ऐसे हमने बोला किसी फ्लक्स ज्यादा किसी का कम, तो मैं बता पड़ गया ज्यादा वाले फ्लक्स से ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस निकली होंगी, मतलब वहां पे एनर्जी इंटरेक्शन ज्यादा रहा होगा। तो ये वाली बात आपको फील करनी पड़ेगी। इसकी एनालॉजी हमने किससे, रिवर फ्लो से या वाटर फ्लो से करने का प्रयास करा है। अच्छा सोचो इसमें क्या है, ऐसा होता है, सोचो अगर मैं एरिया को ऐसे कर दूं टेढ़ा, मैंने एरिया से रखा नहीं परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, ऐसे नहीं रखा, मैंने ऐसे कर लिया। अब सोचो कितना वो निकल रहा है। तो मगर बहुत ध्यान से सोचो, तो ये इतने से एरिया में कंफ्यूज मत होना, ये जो एरिया टेढ़ा का एरिया ए है मान लो। अब आप सोचो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं ये एरिया लूं, देख कैसे समझ, ये देखो ये, और हाँ सर, तो सोच के देखो जो वॉल्यूम बाहर आ रही है उसमें ये एरिया लिखना चाहिए, ये वी और एरिया, ये जो एरिया आपको एरिया ऐसे नॉर्मल, हाँ, पर जो एरिया जिस एरिया से इफेक्टिव वॉल्यूम निकल रही है वो एरिया का ए डैश है। तो ध्यान देखो ए डैश क्या है, ए डैश है a cos थीटा। अगर तुम यहाँ को कितनी वॉल्यूम निकली तो क्या आपको डायरेक्ट वी लिख देना चाहिए, नहीं सर, आपने को लिखना चाहिए वी ए डैश, और ए डैश कितना a cos थीटा। तो जो अब वॉल्यूम निकली इसमें वो कितनी निकली, वी ए डैश, दैट इज वी a cos थीटा। यानी कि अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो जो फ्लक्स है वो है वी ए, यानी कि हाँ ए क्या है, कंपोनेंट, ए परपेंडिकुलर बोल देता है इसको, कंपोनेंट ऑफ एरिया परपेंडिकुलर टू फ्लो। और हाँ, कंपोनेंट ऑफ एरिया परपेंडिकुलर टू फ्लो, एरिया परपेंडिकुलर है इसको ऐसे, तो ऐसे लिखिए अपन इसको, कंपोनेंट ऑफ एरिया हुज सरफेस, ऐसे लिखो हुज सरफेस इज परपेंडिकुलर टू फ्लो। ऐसा कंपोनेंट जिसकी सरफेस परपेंडिकुलर टू द फ्लो वो वाला एरिया होता है। तो ध्यान से देखो, अगर आप एरिया को परपेंडिकुलर लो तो बेसिकली cos थीटा आएगा। अरे हाँ सर, तो देखो कैसे लिखा जा सकता है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अरे हाँ सर, अगर एरिया टेढ़ा लिया जाए तो क्या फ्लो, तो बच्चों यहाँ फ्लक्स हो गया मीजर ऑफ फ्लो चार्ज नॉर्मल टू इट, है ना। और अगर मैं इस एरिया वेक्टर को, इस रेक्टेंगुलर फ्रेम को थोड़ा टेढ़ा कर देता हूँ, तो उस केस में क्या हो जाता है, वी ए कॉस थीटा, वी ए परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा बच्चों, वी ए परपेंडिकुलर। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बिल्कुल हो कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल ऐसे टेढ़ा एरिया ऐसे, यस एरिया वेक्टर, और ये ई, और हाँ, और ये एंगल थीटा। तो इससे फ्लक्स निकलेगा जिसे नोट करेंगे फाई से, वो कहलाएगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये एरिया का मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, ये ई के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, ये ई और ए के बीच के एंगल पे डिपेंड करेगा। ये तीनों चीजें मिलाकर बताएंगी कि फ्लक्स कितना ज्यादा है। जितना ज्यादा फ्लक्स होगा उतनी ज्यादा लाइंस क्रॉस कर रही होंगी फील के लिए, या उतनी ज्यादा एनर्जी क्रॉस कर रही होंगी। अरे हाँ सर, थोड़ी फील करना पड़ता है इसको, पानी नहीं भूल जाओ तुम, अपने ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर पे आ जाओ तुम, पानी जैसे फील कराई मैंने आपको। So the formula for electric flux is phi equal to E vector dot A vector. इसमें हमने E को कांस्टेंट माना, सोचो phi से नोट करते हैं इसको, phi से, ओके फ्लक्स को, ठीक है। इसे सिंपली लिख सकते हैं इंटीग्रल E vector dot dA,
अरे हाँ सर, इसमें ई कांस्टेंट नहीं हो, हर एरिया में अलग जगह अलग हो, तो क्या अलग जगह छोटे छोटे फ्लक्स जोड़कर तोड़कर जोड़ना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट। अरे हाँ, अगर सोचा एरिया सॉल्व करने एरिया हर एरिया पे ई सेम एरिया, मान लो ई हर जगह अलग अलग हो तो क्या हर छोटे छोटे एरिया को तोड़कर वहां पर फ्लक्स निकालकर जोड़ दोगे, तो फ्लक्स इज बेसिकली गिव यू काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग एरिया, तो टोटल समेशन आ जाएगा इंटीग्रेशन से। तो फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी जोड़ लो, टक 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 टक। अरे हाँ, स्केलर क्वांटिटी रिलेशन डॉट प्रोडक्ट से दो वेक्टर क्वांटिटी से, ई वेक्टर ई इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, एरिया भी वेक्टर है। अरे हाँ सर, पर जो चीज निकल रही है वो फ्लक्स है, व्हिच गिव्स यू द आईडिया अबाउट नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग इन एरिया। फील करना पड़ेगा ये, इसलिए कह रहा हूं ध्यान से, धीरे धीरे जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करते जाओगे तो फील बढ़ती जाएगी। अरे हाँ सर, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। समझ आया थोड़ा थोड़ा? हाँ सर समझ आया, वी cos थीटा। ओह, इट इज द मेजर ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग अ सरफेस नॉर्मल टू इट। जैसे ये सरफेस है लो, इसके परपेंडिकुलर, ये अगर ध्यान से देखो तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या, अगर अपनी सरफेस ऐसे ही है, ऐसे सरफेस ऐसे, और सोचो इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे, तो सोचो क्या एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो गया ई के, तो फ्लक्स कितना गुजरा, जीरो। क्यों? अरे ई और ए में लंबा डिग्री हो गया, तो ऐसे एरिया लाइन ऐसे निकल जाए, तो क्रॉस कहां करी, तो पैरेलल निकल गई। अरे हाँ सर, बात ये सही है। इस वाले केस में देखो, ये केस कैसे, इसमें ऐसे एरिया वेक्टर है और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ परपेंडिकुलर है, सॉरी जीरो एंगल है, तो फ्लक्स कितना निकला, ई ए। ये मान लो एरिया ए वन है और ये मान लो एरिया ए टू है, तो यहाँ से फ्लक्स कितना निकला, ई ए टू। यहाँ से कितना निकला, ई ए वन। अरे हाँ सर, और इससे कितना निकला इस वाले से, जीरो। तो बेसिकली फ्लक्स तब आता है जब हम उस सरफेस को क्रॉस करते हैं, जब हम सरफेस को क्रॉस करते हैं तभी वो बात आती है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, आगे बढ़ो सर, चलते चलो। देखो मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉसिंग नॉर्मल टू इट, देखो भाई ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, हम जानते हैं इस बात को, अभी हमने पढ़ा फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ऐसा यूनिट देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी, अरे हाँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक होती है फोर्स पर यूनिट कूलम, यानी कि न्यूटन पर कूलम, एरिया की मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओ हो, क्या बात समझ आई? हाँ, सो इट इज द मेजर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग अ सरफेस नॉर्मल टू इट। ठीक, वो डेफिनेशन को फील करो उसको, ठीक है सर, समझ आ गई बात। तो बच्चों ने यहाँ क्या देखा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है, ई ए cos थीटा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हियर इट इज। इसे देखो बच्चों, निकालो क्या होगा आंसर। ई की वैल्यू ई नॉट है, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है बच्चों, ठीक है, थीटा होता है एंगल बिटवीन एरिया एंड ई नॉट, तो थीटा होगा 53, 90 माइनस 37 है ना, तो ई नॉट पाई आर स्क्वायर cos 53। क्लियर ना गाइस? अरे हाँ कि ना, आया नहीं आया समझ में, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। क्लियर ना गाइस? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हियर इट इज। द इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे रे संतोष आप बोलो ना बच्चे, वहीं रोक दिया करो मुझे, जहाँ पे तुम्हें तेज लगे ना संतोष, वहीं रोक दिया करो गाइस, ठीक है। ये वाला समझ में आया संतोष बच्चे, वाला समझ में आया नहीं आया? देखो भाई ये तो हो गया ई नॉट, है ना, और एरिया वेक्टर कितना होगा पाई आर स्क्वायर, दोबारा से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई नॉट गिवन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ई नॉट, एरिया वेक्टर ये रहा, ये कितना है पाई आर स्क्वायर, है ना, और ई नॉट और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हुआ 53 डिग्री, तो कितना हो गया ई नॉट पाई आर स्क्वायर cos 53, cos 53 कितना होता है बच्चे 3/5, cos 53 कितना होता है बच्चे 3/5। आप क्लियर हुआ ये संतोष? अमित पटेल बच्चे आपको क्लियर हुआ? संतोष किरादे आपको क्लियर हुआ बच्चे? बोल दिया करो प्लीज, रिपीट, मतलब इतनी लंबी छोटी स्टोरी क्या लिखनी, बोल दिया करो। 5 मीटर है, ठीक है, ये भी 5 मीटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है 2i प्लस 3j प्लस 4k, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए, हम बताऊं सवाल तेरे को, इस सरफेस से इस इलेक्ट्रिक का फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। देख तो ई वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर तो निकाल सकते हैं, मैं सिखा चुका हूं, तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा, अच्छा सवाल हो जाएगा, इसलिए ए वेक्टर सिखाया था ऐसे सवालों के लिए। अरे हाँ सर, याद है ये वेक्टर निकालना सिखाया था? हाँ सर, पता है वेक्टर ऐसी है, ये वेक्टर ऐसा है, तो ये वेक्टर निकालो, डॉट प्रोडक्ट कर लो, डॉट प्रोडक्ट है ना, हाँ सर है तो सही प्रोडक्ट। हाँ सर, तो अगर वेक्टर फॉर्म में करना हो तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर कर लो, और अगर एंगल में करना हो तो ई ए cos थीटा कर लो, जैसे इसमें वेक्टर फॉर्म से आसानी से होगा। बोलो यस और नो? हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हैं, 110% सही कह रहे हैं, बताओ। तो भैया मैं कर रहा हूँ ए बी सी डी, एरिया वेक्टर इज ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर, बी के कोऑर्डिनेट 5 cos 53 that is 3 और 5 sin 53 that is 4. So AB vector is 3i cap plus 4k cap and AD vector is this is 0 comma 5 comma 0 that is 5j cap. So I cross j is k that is 15k, k cross j is I minus 20i. अरे हाँ सर, so E vector कितना 2i cap plus 3j cap plus 4k cap dot 15k cap, समझ में आया क्यों एरिया वेक्टर सीखना जरूरी है, minus 50 20i cap. So I का हो गया minus 22 minus 40, अरे हाँ j का कुछ है नहीं, k का plus 60. So this is 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। देखा सही आएगा आंसर, देख लें, ओ जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ गया। लो सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आया सर, वाह वाह। तो बच्चों ध्यान से देखना, अगर समझ में ना आए तो अमित पटेल, अनुज और संतोष वहीं रोक देना बच्चे, ठीक है। ए बी की वैल्यू कितनी है 3i प्लस 4k, और एडी की वैल्यू कितनी है
5j, क्लियर ना? तो a कितना हो जाएगा भाई 5 इंटू 3 15, i क्रॉस j कितना हो गया k, और k क्रॉस j कितना हो गया माइनस i, ठीक है? तो क्या 15 k माइनस, अब आपको डॉट प्रोडक्ट ले लेना बस। ये आपको गिवन है, एरिया आपने निकाल लिया तो डॉट प्रोडक्ट ले लो, 15 इंटू 4 माइनस 20 इंटू 2, 20 कितना आ गया 20। बताओ बच्चों कोई डाउट इसमें? अमित पटेल कहां नहीं आया बच्चे? अच्छा ये वेक्टर कैसे आया? एरिया वेक्टर होता क्या है? नहीं नहीं संतोष, इसमें एंगल की जरूरत नहीं है, लंबा हो जाएगा उससे। जब आपको आई कैप जे कैप के कैप दे रखा है तो एंगल की क्या वैल्यू करनी? भैया देखो ए बी कितना है, इधर 0,0 है और इधर है 3i प्लस 4j, है ना? और ए डी कितना है भाई, डी की वैल्यू कितनी है 5j, तो मतलब क्रॉस ही तो करना है। अरे गिवन है ना भाई, ये यहाँ पे स्क्वायर है, उसकी साइड 5 है, तो ये 0,5,0 ही होगा ना, और ये लेंथ 5 है, तो इधर क्या होगा 5 cos 53 विच इज इक्वल टू 5 इंटू 3/5 3, और ये क्या होगा 5 sin 53 विच इज इक्वल टू 5 इंटू 4/5 तो होगा 3,0,4। क्लियर हुआ अमित पटेल? अरे यार भैया ये लेंथ तो 5 थी ना, ये हो गई 5j, और ये कितना हो गया 3i, और ये हो जाएगा 4k। भाई ऐसे 5 है ना, सपोज करो ये 5 है 53 की डिग्री पे, तो कितनी हो जाएगी 5 cos 53, और ये हो जाएगी 5 sin 53। 5 cos 53 कितनी होती है बच्चों 3, और 5 sin 53 कितना होता है 4। अब क्लियर हुआ बच्चे? अमित पटेल, संतोष, अनुज, तुम्हें क्लियर है दोनों को? चलो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, मतलब जब कर्व सरफेस होता है, ऐसे सपोज करो ऐसे सरफेस है, तो ये होगा ई डॉट ए का इंटीग्रल, दिस इज फ्लक्स। ये क्वेश्चन है गाइस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसकी 2 वीडियो प्ले करूंगा, और ये टफ भी है, अगर ना आए तो बता देना संतोष, अनुज, अमित, बच्चे से ढंग से समझना। बाकी सबको आ रहा है? कोमल, महेंद्रा, जिग्नी, एक क्यू चार्ज है ना, उसकी वजह से इस डिस्क में क्या फ्लक्स होगा, ठीक है, ये हमें बताना है। आइए देखते हैं। फील होती है और वो वेरिएबल होती है। इस डिस्क से कितना फ्लक्स निकलेगा, इसका रेडियस ए दे रखा है इन्होंने। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ऑन एवरी पॉइंट ऑफ, मैं बताऊंगा पूरा सवाल ध्यान सुनना, ऑन एवरी पॉइंट ऑफ डिस्क मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट ड्यू टू क्यू, व्हाई, बिकॉज क्योंकि क्यू से हर पॉइंट की दूरी अलग अलग है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है। तो बेसिकली हमें फ्लक्स निकालना है डिस्क पर, जो कि इंटीग्रल, जो कि ई डॉट ए से डायरेक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि ई कांस्टेंट नहीं है। तो मैंने आपको बोला था ई वेरी कर सकता है, छोटे डी टुकड़े कर लो, थीटा वेरी कर सकता है, ई और डी के बीच का एंगल, बिल्कुल बात सही है। अब हम स्टैंडर्ड प्रोसीजर हमारा जानते हैं कि अगर हमें डिस्क को तोड़ना है, किसको तोड़ना है, हमें अगर डिस्क को तोड़ना हो तो याद करो क्या करना होता है, सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए डिस्क है ए रेडियस की, तो कैसे तोड़ा जाएगा इसको, यहां से मान लो एक्स पे जाके एस डी का एलिमेंट ले लो। ओ हो, याद है रिंग ले लेते हैं, हाँ सर बिल्कुल ले लेते हैं। तो अपन ने रिंग ले ली, इस रिंग का एरिया कितना 2 पाई एक्स डीएक्स, क्या ये डीए है? सपोज हमने हमारे डिस्को रिंग्स में तोड़ लिया, एक्स पे जाके डीएक्स का एलिमेंट ले लिया, एक्स पे जाके डीएक्स का एलिमेंट लिया, उसका एरिया हुआ 2 पाई एक्स डीएक्स। कितना हुआ 2 पाई एक्स डीएक्स। यस सर, बिल्कुल परफेक्ट है सर, 2 पाई एक्स डीएक्स इक्वल टू डीए। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। देखो इसको यहां पे बनाए तो कैसे बनाएंगे, देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, अच्छा लगेगा भाई, देखो ये एक्स पे जाके ये ऐसे डीएक्स का एलिमेंट बन गया, ये अच्छा नहीं हुआ, दोबारा बनाता हूँ। एक्स पे जाके ये ऐसे डीएक्स का एलिमेंट बन गया, जो तो दिखाई दे रहा है। अरे हाँ सर, ये मोटाई कितनी सर डीएक्स, इसका छोटा सा एरिया डी है कितना 2 पाई एक्स डीएक्स। अरे हाँ, अगर तुम ध्यान से देखो तो इस क्यू की वजह से इस रिंग के हर टुकड़े पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये एक्स ये डी, तो ये आर हुआ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है के क्यू बाई आर स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्या इस पूरी रिंग पे ध्यान से देखो, ये रिंग आप देखो तो इस पूरी रिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे। अरे हाँ सर, मैग्नीट्यूड अलग सेम है, क्योंकि इस रिंग के लिए सेम है ना। हाँ, अलग अलग रिंग के लिए अलग अलग होगा, पर इस रिंग के लिए अगर बात करें तो इस रिंग के लिए, हाँ सर, इस रिंग के लिए क्या अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, बिल्कुल सही बात। अच्छा, इस रिंग का एरिया जो डी है, ध्यान से देखो, उस डी इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो जो डी है वो ऐसे है। अरे हाँ, और ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा है। इस रिंग के लिए सोचो, इस रिंग के लिए सोचो, ई कांस्टेंट है रिंग के लिए, के कितना, के क्यू बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर। हाँ सर, अच्छा सोचो इस रिंग के लिए थीटा भी कांस्टेंट है। हाँ सर, तो सोचो इस रिंग से निकलने वाला छोटा सा फ्लक्स क्या होगा सर, ई डी ए cos थीटा होगा। हाँ सर, इस रिंग से निकलने वाला छोटा सा फ्लक्स, देखो सवाल मान लो, फिर क्या थोड़े तरीके से बताऊंगा, पर अभी बात को समझो, पहले तो जो मैं बोला चमका, अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। हाँ सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है सर। अच्छा लग रहा है सर, तो अपने ईडीए लिया, हाँ सर ईडीए लिया सर, सही लग रहा है सर, ईडीए ले लिया अपने, ईडीए लेने के बाद अपने बोला कि भैया एंगल भी, तो यहाँ पे हमने क्या दिया, हमने छोटी सी रिंग ले ली है, ठीक है, हम इस रिंग के थ्रू फ्लक्स निकालेंगे और बाद में इंटीग्रेट कर देंगे। तो रिंग का एरिया कितना हो गया 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये एंगल हो गया थीटा, ये थीटा है तो ये थीटा है। कोई किसी को डाउट? ये सदु चारा, जिंगी, महिंद्रा, कोमल, सजमा, बाकी तीनों बच्चे, अनुज, संतोष वगैरह क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। लिया, हाँ सर ईडी लिया सर, सही लग रहा है सर, ने बोला कि भैया एंगल भी चेंज हो तो ईडी cos थीटा, ध्यान दो तो cos थीटा की वैल्यू क्या है डी बाई आर। हाँ सर बोल रहे ई के लिए कितनी, देखो के क्यू अंडर रूट ऑफ, सॉरी अंडर रूट तो चला गया इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, डी की वैल्यू सर 2 पाई एक्स डी एक्स, बिल्कुल सही। cos थीटा की वैल्यू सर डी बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, के को रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आएगा क्यू डी बाई
ध्यान दो, QD केवल 1/4 तो 4 2 को मार दिया, नीचे बचा 2 नॉट। ओके, इधर बचा x dx, यहाँ बचा x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर की पावर 3/2। अरे हाँ सर, अब ध्यान से देखो, अगर मैं रिंग को चेंज करूंगा तो यानी रिंग एलिमेंट को चेंज करूंगा तो बताओ कौन बदलेगा सर? x। मतलब टोटल फ्लक्स थ्रू डिस्क के लिए क्या हमें इंटीग्रेट कर लेना चाहिए? हाँ सर, QD by 2 एप्सिलॉन बाहर आ गया, QD by 2 एप्सिलॉन बाहर आ गया, x dx by x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर की पावर 3/2। लिमिट कहां से कहां तक लिमिट लगाई जाएगी? अरे कहां से कहां तक बोलो भाई? लिमिट लगाई जाएगी x dx by स्क्वायर प्लस d स्क्वायर की पावर 3/2। लिमिट लगाई जाएगी x की 0 से a तक। हाँ सर, अब याद करो x dx by स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? दो तीन बार कर चुके हैं सर। हाँ सर, कर चुके हैं। x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर को मान लो t स्क्वायर, तो 2x dx डिफरेंशिएट करो, d तो कांस्टेंट है, 2x dx इक्वल टू 2t dt, यानी कि x dx इक्वल टू t dt, यानी कि QD by 2 एप्सिलॉन नॉट। ओहो, QD by 2 एप्सिलॉन नॉट, देखो मास्टर गलती नहीं करे। हाँ सर, सही तो लग रहा है। QD by 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन x dx की जगह t dt और x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर की जगह t स्क्वायर, तो बन गया t क्यूब। तो यानी कि dt by t स्क्वायर, 1 by t स्क्वायर इंटीग्रेशन माइनस 1 by t। हाँ सर, अच्छा बताओ, अगर x की लिमिट जब x है 0 तो t है d, जब x है a तो t है अंडर रूट t d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अरे हाँ सर, तो टी की लिमिट क्या होगी? टी की लिमिट होगी ए से लेकर अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू QD बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 बाई टी, लिमिट ए से अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि फाई इक्वल टू QD बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सही चल रहा है सब? हाँ सही तो लगा सर, गड़बड़ तो नहीं लग रही। हाँ, कॉस्ट डायरेक्टली कितनी टी बाई दिस ई डी होता है ना, ई डॉट डी ए। हाँ सर, ई डॉट डी ए सर, बिल्कुल सही सर। तो ई डॉट डी ए में अपन सही लिख रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहा है, ई डॉट डी ए। हाँ सही चल रहा है। ये थीटा तो ये भी थीटा, डी इधर ई इधर, बिल्कुल सही सर, सही लग रहा है। बस अब क्या था? QD बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 बाई ए माइनस 1 बाई डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओ सोच लो, गड़बड़ तो नहीं करी? नहीं, कुछ मेरे को गड़बड़ सी लग रही है, रुक जाओ। जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू d है। हाँ, तो ये लिमिट d से लेकर आएगी। अरे हाँ, तो ये मैं सोचूं कुछ तो अलग आंसर आ रहा है, ऐसे कैसे? लो भाई, जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू d है, तो लिमिट लगेगी d से लेकर अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। लो भाई, आंसर आ गया। अब देखो अंदर जब आंसर ऐसा है ना कुछ, फ्लक्स क्या आया? q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस d बाई अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अरे हाँ ना तो बोल दो, अरे सोच लो। यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, बहुत बढ़िया सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? हो गया सर। तो फ्लक्स क्या है? ई डी ए कॉस थीटा है ना बच्चों। तो ई हमने पहले निकाल लिया, डी ए रहा, कॉस थीटा ये रहा। अब जो भी कांस्टेंट है QD by 2 एप्सिलॉन वो बाहर लिख लिए, और अंदर क्या हुआ? x dx x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर ना? तो अब इंटीग्रेशन है जिसमें आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट चैंपियन हो। हमने x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर को माना t स्क्वायर, तो क्या आएगा? 2x dx इक्वल्स टू 2t dt। तो x dx क्या हुआ बच्चों? t dt। यहाँ कर दिया तो क्या आया? q by 2 एप्सिलॉन 1 माइनस d अंडर रूट d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बताओ बच्चों, किसी को डाउट उसमें? तो अरे वाह संतोष, तुम्हारी बात में मतलब दिल जीत लिया यार, क्या बात कही तुमने, वाह शाबाश। ये हुई ना कुछ मतलब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाली बात। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। अभी ये ऑनलाइन क्लास है, तो मैं तुम्हें चॉकलेट देता। नहीं आया? यस, नहीं, क्या नहीं आया बताओ? अभी विश्वकर्मा बताओ बच्चे, क्या नहीं आया? अच्छा, इंटीग्रेशन नहीं आई। तो देखो ना बच्चों, ये जो क्वांटिटी थी इसको हमने टी स्क्वायर मान लिया है ना, तो नीचे वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी? टी स्क्वायर की पावर 3/2 है ना। अभी से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? एक्स डी एक्स, इसका तो जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू 2t dt। तो मतलब एक्स डी एक्स किसके बराबर है? टी डी टी। तो क्या हो जाएगा? टी डी टी ऊपर और टी क्यूब नीचे, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/t² और ये हो जाएगा टी टू पावर माइनस 2 dt। क्लियर ना गाइस? बस अब इंटीग्रेट कर दो, एक्स टू द पावर एन की इंटीग्रेशन क्या होती है? यह सब है। क्लियर हुआ बच्चे? क्लियर हुआ? अरे यार, तो हो गया 1/t² dt। यहाँ तक तो क्लियर होगा ना? अभी से इंटीग्रेट कर दो तो क्या हो जाएगा? टी टू पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 इंटीग्रेशन फ्रॉम d टू अंडर रूट d² प्लस a स्क्वायर। क्लियर ना? तो अब लिमिट डाल दो तो ये क्या आएगा? माइनस 1/t ना। एक बार लिमिट डालो d, एक बार लिमिट डालो अंडर रूट d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्लियर ना गाइस? अबे तुम्हारी 10th में कितनी परसेंटेज थी बच्चे? 11th में कितनी परसेंटेज थी तुम्हारी? मुझे लगता है तुम्हारी 11th के कॉन्सेप्ट थोड़े वीक हैं, इसलिए तुम्हें थोड़ी डिफिकल्टी होती है। 11th कर रखी है आपने अच्छी तरह से? भाई जो भी बच्चे हैं, अगर 11th नहीं आती 12th में डिफिकल्टी होगी, तो 11th अपनी साथ साथ करते रहा करो, ठीक है? अभी टाइम है, 1 साल है पूरी, कर सकते हो, कोई ऐसी डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्यूब है ना, क्यूब की हर एक साइड एल है, ये एल है, ये एल है, ये एल है, ठीक है? उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, बताने फ्लक्स क्या होगा? व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इट? इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसमें? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में एक क्यूब रखा हुआ है साइड एल लेंथ का। बताइए इस क्यूब से नेट फ्लक्स कितना गुजर रहा है? क्यूब ध्यान से देखो, क्यूब के 6 फेसेस होते हैं। तुम कर सकते हो ये सवाल, अगर तुम हर एक फेस पे अलग अलग फ्लक्स निकालोगे और ध्यान दोगे कि क्लोज सरफेस में आउटवर्ड नॉर्मल ही एरिया वेक्टर होता है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, बहुत बढ़िया सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, करते चलो, बढ़ते चलो, सुनते चलो। देखो भाई, अरे हो गया क्या? अरे हाँ हाँ, अरे बता दो, मैं लाल में पीले में नीले में रेनबो, ऐसे क्या कर रहे हो? हाँ सर बता देंगे सर, बताओ चलो। ध्यान से सोचो, तो अगर यहाँ तो क्यूब में 6 फेस होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे ई नॉट आई कैप। अब देखो 1 2 3 4 को देखो, ये और ये 4 फेस है ना, इनको देखो। इस फेस के देखो तो इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर ऊपर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। अरे हाँ सर 90 डिग्री, तो इससे फ्लक्स कितना हुआ? 0। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है। इस पीछे वाले को देखो,
सिर्फ इस पीछे वाले को देखो, ये जो बना रहा हूँ, इसमें देखो तो एरिया वेक्टर अंदर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। फिर से देखो तो थीटा 90 डिग्री है। अरे हाँ, तो फिर से फ्लक्स जीरो है। ये जो फेस है इसमें वेक्टर इधर होगा ना, पीछे वाले पे इधर होगी। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर। हाँ सर, समझ आया सर, इससे फ्लक्स जीरो। तुम ध्यान से तो 4 से फ्लक्स जीरो हो जाएगा, मैं आपको समझाता हूँ, देखो ध्यान से। इस वाले से देखो, नीचे वाले से, नीचे वाले पे ना एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इससे फिर फ्लक्स जीरो है। अरे हाँ, अच्छा इस वाले से देखो, ये वाले में एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। ये वाला, ये देखो, इस वाले में ध्यान से देखो तो एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, फिर से फ्लक्स जीरो। तुम्हें मेरी बात समझ आई? ध्यान समझना, एक दो तीन चार, इन चारों से फ्लक्स जीरो है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। अब इन वाले फेसेस को देखना, इन वाले फेसेस को देखना, मैं आपको समझाता हूँ कौन से वाले फेसेस, ये वाले जो दो बच गए ना, उनको देखना। ओहो हो, देखना कैसे, ओहो हो, ये एक ये और एक ये। हाँ, इन दोनों फेसेस के लिए देखना, क्या इसके लिए एरिया वेक्टर इधर है? हाँ सर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ई नॉट, बिल्कुल सही। इस वाले के लिए एरिया वेक्टर भी इधर है और ई नॉट भी इधर है। अरे हाँ सर, इस वाले पीछे वाले फेस के लिए एंगल 180 मतलब -1, यानी इससे जो फ्लक्स निकला वो फ्लक्स कितना हुआ? इससे जो फ्लक्स निकला वो लिखा गया ई नॉट इंटू एल स्क्वायर -1। -1 क्यों? cos 180। अरे हाँ, अच्छा इससे कितना फ्लक्स निकला? ई नॉट इंटू एल स्क्वायर एंगल 0 यानी कि 1। अरे हाँ, तो बताओ फाइनेट कितना हुआ? सर 0। अरे हाँ सर, फाइनेट कितना हुआ? 0। अरे यस सर, बात तो आपकी सही है, फाइनेट कितना हुआ? सर 0। नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज लूप इज 0। हाँ लॉजिकल है, 4 से 0 कुपट 0, इधर से ई नॉट एल स्क्वायर, इधर से माइनस ई नॉट एल स्क्वायर, क्योंकि आउटवर्ड नॉर्मली लिया जाता है, ये उसका स्टैंडर्ड नोटेशन है, स्टैंडर्ड तरीका है। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, बात समझ भी आ रही है। बोलो पक्का? अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर समझ आ रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, आगे बढ़ जाओ सर। बढ़ जाता हूँ, ऐसी क्या बात करी तुमने? 0 आ गया आंसर, ये था। ओहो फ्लक्स 0 आ गया। देखो ध्यान से, अच्छी बात है, ठीक है, और देखते हैं और देखते हैं, देखो भाई। तो बच्चों यहाँ पे 6 सरफेस है ना, 1 2 3 4 6 और ये वाला हो गया 5, है ना। तो 1 में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर भी इधर, तो क्या हो गया? ई नॉट एल स्क्वायर। 2 में देखो बच्चों, ई नॉट इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, तो एंगल कितना हो गया? 180, तो हो गया माइनस ई नॉट एल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90 और ये एंगल 90, तो cos 90 cos 90 cos 90 0। इन दोनों को ऐड करोगे तो भी क्या आएगा? 0। नेट फ्लक्स कितना है बच्चों? 0। नेट फ्लक्स कितना आएगा इस? 0 ना। क्लियर? किसी को डाउट? संतोष, अमित पटेल, अनुज, जिग्नी, अमित, सजमा, सदुचारा, बन रहा है क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। हियर इट इज। मैंने क्यू चार्ज रख दिया यहाँ पे, है ना। क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्लियर ना गाइस? तो ई डॉट डी क्या होगा? के क्यू बाय आर स्क्वायर डी ए इंटू cos 0 डिग्री। तो डी का इंटीग्रेशन क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या, के को कैसे लिख सकते हैं? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन इनटू 4 पाई। तो क्या हो जाएगा? क्यू बाय एप्सिलॉन हो जाएगा ना। दोबारा देखो गाइस, इसे के इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन इनटू क्यू बाय आर स्क्वायर इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो हो गया क्यू बाय एप्सिलॉन, हुआ नहीं हुआ? क्लियर ना गाइस? चलो, सो ठीक है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। ओके, मैं आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कुछ बच्चों ने स्पीड के बारे में बोला है, संतोष ने बोला है और अमित पटेल ने बोला है। नेक्स्ट क्लास से स्पीड एकदम नॉर्मल रहेगी, मतलब एक क्वेश्चन पे आपसे कंफर्मेशन लिया जाएगा कि समझ में आया या नहीं आया। अगर आज के सेट में आपको कुछ नहीं आया तो हमें पूछ सकते हैं। यस गाइस। इंड्यूसिंग बाय चार्ज ऐसा होता है जैसे सपोज करो कोई न्यूट्रल पॉट। अरे अच्छी बात है। जैसे सपोज करो न्यूट्रल है, मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इसके पास लेके जाता हूँ, तो क्या होगा? नेगेटिव इकट्ठा हो जाएगा। क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इसमें हम में से किसी को भी कोई डाउट नहीं है, है ना बच्चों? चलो, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था फ्लक्स क्या होता है? क्यू बाय एप्सिलॉन फॉर अ चार्ज सरफेस, पढ़ा था ना। और ये पढ़ा था अगर एंगल ऑब्ट्यूज होता है तो कितना होता है? नेगेटिव। अगर एक्यूट होता है तो कितना होता है बच्चों? पॉजिटिव। ये याद है आपको पिछली क्लास में से? है जनाब, आपको क्लियर है बच्चे? यस गाइस, आपको याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी? के क्यू बाय आर स्क्वायर, और एरिया कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर, जो हो जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर स्क्वायर इनटू 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। क्लियर गाइस? किसी को डाउट है पूछ लो, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं। चलो आइए देखते हैं गॉस लॉ क्या। मान लो कि क्लोज सरफेस है, गॉसियन सरफेस है ना, क्लोज गॉसियन सरफेस, क्लोज सरफेस। अच्छा, हमने चार चार्ज रखे हुए Q1 Q2 Q3 Q4, बोलो क्लियर? अच्छी बात। अच्छा, मान लेते हैं कि किसी भी एक जगह पर, ऐसे समझो यहाँ पर डीए पर, Q1 की वजह से E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, Q2 की वजह से E2 इलेक्ट्रिक फील्ड, Q3 की वजह से E3 इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इस जगह Q4 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? बिल्कुल होगी। Q4 इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना बंद थोड़ी करा है।
E4, Q5 की वजह से भी होगी, खेल लो E5। क्या किसी भी डीए एरिया पर ध्यान से देखो तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पांचों की वजह से होगी? बिल्कुल होगी सर, बिल्कुल होगी सर। तो अगर मैं चाहता हूं कि नेट फ्लक्स क्या है इस सरफेस से, तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3। ध्यान सुनना, इसको ऐसे लिखूंगा E1 प्लस E2 प्लस E3 का मतलब क्या हुआ? ई नेट वेक्टर डॉट डी वेक्टर। ई नेट किसकी वजह से बोलो, पहले मैंने ई नेट किसकी वजह से लिखा? ड्यू टू, ध्यान देना, ड्यू टू ऑल द चार्जेस इनसाइड और आउटसाइड गॉसियन सरफेस। मैं जो ई नेट लिख रहा हूं, मुझे नेट फ्लक्स अगर लिखना है तो मैं ई नेट, क्या मैं ई नेट, अरे हाँ, क्या मैं ई नेट सभी चार्जेस की वजह से लिख रहा हूं? हाँ सर, आप ई नेट सभी चार्जेस की वजह से लिख रहे हो, बिल्कुल सही बात सर आप कर रहे हो। ध्यान देना भैया, जोरदार बात चल रही है। हाँ सर, सभी चार्जेस की वजह से। अच्छा ठीक, तो क्या नेट फ्लक्स आ गया गॉसियन सरफेस पर? इमेजिनरी सरफेस पर कोई क्लोज सरफेस मान लेते हैं और ऐसा हमने माना कि भाई कुछ पांच चार्जेस हैं, कुछ अंदर कुछ बाहर। ठीक सर, अब देखो ई नेट डॉट डी है, ओके, तो नेट फ्लक्स निकाल रहे हैं। अच्छा, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल द चार्जेस, ओके। क्या ई नेट को लिखना चाहिए E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर प्लस E5 वेक्टर, और हाँ सर डॉट डी। हाँ सर, क्या इसको ऐसे लिखना चाहिए? फाइनाइट इक्वल टू इंटीग्रल E1 वेक्टर डॉट डी वेक्टर प्लस इंटीग्रल E2 वेक्टर डॉट डी वेक्टर प्लस इंटीग्रल E3 वेक्टर डॉट डी वेक्टर प्लस इंटीग्रल E4 वेक्टर डॉट डी वेक्टर प्लस इंटीग्रल E5 वेक्टर डॉट डी वेक्टर। समझ गए पूरा अच्छे से? अरे हाँ सर, अब बताओ E1 डॉट डी, क्या फ्लक्स थ्रू 1, ये क्या है? फ्लक्स ड्यू टू Q1, ये फ्लक्स ड्यू टू Q2, फ्लक्स ड्यू टू Q3, फ्लक्स ड्यू टू Q4, फ्लक्स ड्यू टू Q5। बिल्कुल धीरे धीरे ताकि फील आए आपको। Q1 चार्ज कहां रखा है? क्लोज सरफेस के, सर अंदर। अरे हाँ, और अभी अभी सीखा कि अंदर वाले चार्ज की वजह से क्लोज सरफेस पर फ्लक्स होता है Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। Q2 कहां रखा है? सर अंदर, तो Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। Q3 कहां रखा है? सर अंदर, तो Q3 बाई एप्सिलॉन नॉट। Q4 कहां रखा है? सर बाहर, बाहर वाले की वजह से फ्लक्स सर जीरो, तो जीरो भैया, अब जीरो हो गया। Q5 जीरो, ओ माय गॉड, तो कुल मिला के Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई Q एप्सिलॉन नॉट। अरे हाँ सर, तो इसको थोड़ा जनरलाइज कर, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 साइन के साथ रखेंगे, बात सही साइन के साथ। पर ध्यान से सोचो, क्या Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 को हम एक छोटी टर्म दे सकते हैं, Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। Qi इज नेट समेशन ऑफ इनसाइड चार्जेस। अरे हाँ सर, अब देखो इसको और इसको, क्या इंटीग्रल ई डॉट डी, ये क्या ये नेट फ्लक्स था? डॉट डी इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये लॉ है जिसे कहते हैं गॉस लॉ। ओ माय गॉड, इंटीग्रल ई डॉट डी इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। याद रखना, ई किसकी वजह से है? अंदर वाले चार्ज की, बाहर वाले चार्ज, दोनों की वजह से है। ये बात भूलना मत। पर इनका फ्लक्स क्या सिर्फ अंदर वाले चार्जेस पर डिपेंड करता है? दैट इज क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। मैं इतनी देर कहानी इसलिए सुनाई, डायरेक्ट लॉ भी बता सकता था। तो गाइस हमने यहाँ क्या सीखा? फ्लक्स क्या है? ई नेट डॉट डी ए विच इज नथिंग बट क्यू इन बाय एप्सिलॉन। ई नेट इज ड्यू टू ऑल चार्जेस प्रेजेंट आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। मतलब ई नेट जो है ना बच्चों, वो 1 2 3 4 5 पांचों की वजह से है, और जबकि क्यू इन है ना, वो केवल 1 2 और 3 की वजह से है। क्लियर ना गाइस? जो अंदर है गॉसियन सरफेस, फर्स्ट कॉन्सेप्ट में मजा आ गया सर। आउटसाइड वाला AK जीरो, ये लॉ है, अभी लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता। जैसे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, अब आप ये कहो मास इनटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय r इनटू r क्यों नहीं होता? मतलब लॉ होता है, लॉ का कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, ये लॉ है, ये कहां से आया, क्यों आया, ये हमें नहीं पता, इवन 12th के स्कोप में नहीं है। ठीक है, हाँ जीरो क्यों होता है ये स्कोप में नहीं है ना, वही तो कह रहा हूँ, जीरो क्यों होता है, मतलब इनकी वजह से जो भी फ्लक्स है वो हम काउंट क्यों नहीं कर रहे? यहाँ पे लिखा है ना केवल क्यों इन, इनका मतलब है इनसाइड, इनका मतलब है बच्चे इनसाइड। हाँ देते हैं संदीप, आप करेक्ट है, पर 12th में नहीं है वो, 12th में नहीं है, आगे लेवल पे हुआ तो हुआ। ठीक है, चलो लेट अस सॉल्व अ क्वेश्चन, हियर इट इज। हमारे पास चार्ज क्यू है, ये क्यू आधा अंदर है आधा बाहर है ना, ये क्यू पूरा अंदर है और ये क्यू पूरा बाहर है, और ये क्यू पूरा बाहर है। क्लियर है? इसकी वजह से फ्लक्स क्या होगा, दोबारा बता रहा हूँ, ये क्यू आधा अंदर है आधा बाहर है, ये पूरा अंदर है ये आधा अंदर है। आइए देखते हैं। स्फीयर का सरफेस है, तीन हेमिस्फीयर है, ये क्लोज तो नहीं है। धीरे धीरे मैं आपको, हमने जो गॉस लॉ पढ़ा वो किसके लिए पहले बताओ, वो क्लोज सरफेस के लिए है। गॉस लॉ इज फॉर क्लोज सरफेस। हाँ, पर हम उस क्लोज सरफेस की सिमेट्रीज लेकर हम ओपन सरफेसेस में भी उससे डील करने का प्रयास करेंगे। अच्छा समझो, एक हेमिस्फीयर है ऐसे, उसके सेंटर पे आपने चार्ज क्यू रख दिया, बिल्कुल सेंटर हेमिस्फीयर। ठीक, दूसरा केस, एक हेमिस्फीयर है जो नीचे से क्लोज है, ऐसे मतलब कंफ्यूज मत होना, ऐसे ठीक, क्लोज है ऐसे, और चार्ज क्यू यहां रख दिया, और तीसरे में ये ऐसा है ऐसे, और चार्ज यहां रख दिया। तो ये ओपन सरफेस है, ध्यान से देखो, ओपन सरफेस है ये, क्योंकि आधा हेमिस्फीयर है, ये और ये दोनों क्लोज है। कंफ्यूज मत होना जो मैं कह रहा हूं, ये और ये दोनों क्लोज हैं। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, ये और ये दोनों क्लोज हैं। अच्छा सर, अब क्या करें सर, अगर क्लोज है तो कोई बात नहीं। मुझे बताओ इस वाले केस में फ्लक्स कितना क्लोज सरफेस से, इस वाले केस में क्लोज सरफेस से फ्लक्स कितना? अरे कितना सर? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज अंदर है। इसमें कितना सर? जीरो, क्योंकि चार्ज बाहर है। क्लोज सरफेस के बाहर फ्लक्स जीरो, क्लोज सरफेस के अंदर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्रिस्टल क्लियर सर। इधर आओ, आधे वाले पर समझ। मैं तेरे से बोलूं कि ये जो हेमिस्फीयर है ये क्लोज नहीं है, आधा है। अच्छा, अब तेरे से बोलूं कि इस आधे हेमिस्फीयर से, ओपन है, कितना फ्लक्स गुजरेगा? तो कैसे दिमाग चलाना चाहिए सुने, क्यों ना इस आधे हेमिस्फीयर को पूरा बना लें, तो पूरे स्फीयर से
फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। पूरा स्क्वायर बन गया, तब तो फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। हाँ सर, सिमेट्रिकली वी कैन से हाफ हेमिस्फीयर से फ्लक्स क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। और रे हाँ सर, अरे अगर बिल्कुल सिमेट्रिक है, आधा ऊपर आधा नीचे, टोटल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल ऊपर नीचे सिमेट्रिक है, तो भैया ऊपर वाले से कितना क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और रे हाँ सर, सोच गॉस लॉ को इनडायरेक्ट यूज कर हमने ओपन सरफेस से फ्लक्स निकाल लिया। हाँ, ये बात तो समझ आई, इनको समझो अच्छे से। बाकी आगे वाले दोनों क्लोज हैं, तो अंदर बाहर का खेल खत्म हो। अरे हाँ सर, पर एक ओपन सरफेस को हमने पूरा क्लोज बनाकर सिमेट्री बिठाकर आंसर निकाल लिया। एक और बढ़िया सवाल देखो, तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है पीछे क्या। तो गाइस हमने यहाँ पे क्या देखा, ये आधा अंदर आधा बाहर, तो फ्लक्स कितना हुआ क्यू बाई 2 एप्सिलॉन। ये पूरा अंदर था तो फ्लक्स हुआ क्यू बाई एप्सिलॉन, और ये बिल्कुल बाहर था तो फ्लक्स हो गया 0। किसी को डाउट इसमें गाइस? यस बच्चों, 1 कैसे हुआ देखो ना, इस पूरे के थ्रू कितना है क्यू बाई एप्सिलॉन, तो जो हाफ हेमिस्फीयर है उसके थ्रू कितना होगा क्यू बाई एप्सिलॉन बाय 2, क्यू एप्सिलॉन का हाफ। क्लियर हुआ अमित पटेल? चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, पढ़ो इसे गाइस। इसकी वजह से इस पे क्या फ्लक्स होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो इस क्यूब को ऐसे कर दो, क्यूब के कितने फेसेस होते हैं 6, 1 2 3 4 5 और 6, क्लियर ना, 1 2 3 4 5 और 6। तो एक बात बताओ 6 के थ्रू कितना होगा क्यू बाई एप्सिलॉन, तो 1 विच इज नथिंग बट 6 बाय 6 इज इक्वल्स टू क्यू बाई 6 एप्सिलॉन। समझे नहीं समझे गाइस? भाई 6 के थ्रू तो क्यू बाई एप्सिलॉन होगा गॉस लॉ से, एंटायर क्यूब के थ्रू क्या होगा 6 बाय क्यू बाई एप्सिलॉन, तो एक सरफेस की तरह क्या होगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन। अरे हाँ कि ना, ये बच्चों अमित पटेल, संतोष, प्रभात, क्लियर है? अब है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। ये बताओ अब ये क्यू रखा है कॉर्नर पे, कहाँ रखा है कॉर्नर पे, अब क्या होगा। तो देखो इस क्यूब को मैंने ऐसे कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है ना, कितने हो गए 8, तो 8 के थ्रू कितना हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन, तो 1 विच इज 8 बाय 8 कितना होगा क्यू बाई 8 एप्सिलॉन। क्लियर ना गाइस, कितना आया क्यू बाई 8 एप्सिलॉन। किसी को डाउट? भाई 8 के थ्रू क्यू बाई एप्सिलॉन, तो 1 विच इज 8 बाय 8 इज नथिंग बट क्यू बाई 8 एप्सिलॉन। चलो भाई अमित, संतोष, क्लियर है ना, महेंद्र तुम्हें क्लियर है बच्चे, कोमल, जिनाब, प्रभात, सजमा, क्लियर है ना सबको। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस, ये क्वेश्चन समझना ढंग से, जो वीडियो में प्ले करने जा रहा हूँ ये थोड़ा ऊपर स्तर का तो नहीं है, खैर मीडियम है, मीडियम है, ठीक है। देखो ओहो, मैंने पूछा ही नहीं क्यूब से, ये जो येलो येलो इसे फ्लक्स बताना है आपको। इससे क्यूब के एक वर्टेक्स पे चार्ज रखा है और टोटल क्यूब से फ्लक्स नहीं पूछा, पूछा है उसके एक फेस से, वो भी ये वाले, इससे फ्लक्स बताना है आपको। ट्राई करो, इससे फ्लक्स बताना है आपको, इस फेस से बताओ। अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई, इस फेस से, इस चार्ज क्यू की वजह से। यानी कि आप ध्यान से दो, सवाल ऐसा है, ये यहां से ए दूरी पर चार्ज क्यू रखा है, तो इससे फ्लक्स पूछा है, ये ऐसे। समझ आ रहा है ना? ये सिचुएशन अगर ध्यान से समझे, बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर, वो क्यूब से पूछ लो, ऐसे पूछ लो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे पूछ लो, पर ये सिचुएशन, ये सवाल है बेसिकली। ओहो, स्क्वायर प्लेट, उसके एक वर्टेक्स से ऊपर ए ले लिया, उस क्यू की वजह से। अभी सिमेट्रिक नहीं, इससे पहले जो स्क्वायर प्लेट थी उसके सेंटर से ए बाय 2 पे लिया था, तो बढ़िया क्यूब बन गया था। ये सवाल ये एक ही बात है। बताओ बताओ, कर सकते हो तुम लोग को हुनर, को काबिलियत, को इंसानियत तुम्हें है। अरे हाँ हाँ, अरे बता दो, अरे ऐसे क्या कर रहे हो? हाँ हाँ, करो करो, सुनो 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 सुनो, ओहो आ जाओ भाई आ जाओ, सुनो सुनो करके बताओ, चार्ज क्यू ए बताओ। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, अरे ऐसे क्या कर रहे हो? हाँ हाँ, नहीं आता? आता है पक्का? हाँ सर, हाँ सर आता है, बिल्कुल आता है। आ जाओ भाई, क्यू ए ओके। अब क्या करें, करते चलो बढ़ते चलो। देखो भाई, अगर तुम ध्यान से देखो तो क्यों ना ऐसा समझे कि अगर हम, ध्यान समझो, पहले बताया वैसे बता रहा हूँ, देख, अगर हम ऐसे 2a साइड का, कितनी साइड, 2a साइड का, अगर हम 2a साइड का एक क्यूब बना लें, ये रहा, देखो अच्छे से बनाता हूँ, हाँ बनाओ, यहाँ बनाता हूँ, ये ध्यान सुनना, ये बनते वक्त थोड़ी फील आती है, इसलिए एनिमेशन से पहले मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको बात समझ आए, ठीक। ये 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 2a क्यूब, 2a साइड का। अब तुम ध्यान देखो, जो अपना क्यूब है उसको फिट करो एकदम, यहाँ पे देखो, ये अपना जो क्यूब है तो ए साइड का मान लो, ठीक है, जो अपना क्यूब है उसको देखो फिट करते हैं। आओ, ये ए थोड़ा सा मिडिल में और लेते हैं, ये ए, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे 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 ऐसे। ओ हो, तुम ध्यान से देखो तो अपना चार्ज क्यू इस जगह ऐसा मान लो। हाँ सर, अपना चार्ज क्यू इस जगह आ गया, ध्यान से देखो तो बिल्कुल 2a के सेंटर पर आ गया। और ध्यान से सोचो तो आपको आंसर निकालना है इस जगह, ये सिचुएशन पूछी गई और ये सेम है बिल्कुल। और ध्यान से देखो 2a के ये क्यूब, ये 2a के, ये जो a क्यूब है इसी से क्यूब सेंटर पे आ गया, किसके सेंटर पे? 2a के क्यूब के। हाँ सर, फिर ऐसे आप क्यों आएंगे, अभी मैंने बताया। हाँ सर, अब ध्यान से,
अगर तुम ध्यान से देखो तो फ्लक्स थ्रू 2a क्यूब इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल सही। 2a क्यूब से फ्लक्स निकला तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है। फॉर 2a क्यूब क्यू इज सिमेट्रिक फॉर एवरी फेस। अरे हाँ सर, 2a क्यूब क्यू इज सिमेट्रिक फॉर एवरी फेस, देयरफॉर फ्लक्स थ्रू वन फेस ऑफ 2a क्यूब is equals to q by 6 epsilon naught। q by 6 epsilon naught is the flux through one face of 2a cube। हाँ, आपसे पूछा ही नहीं। तुम ध्यान से देखो तो जो q चार्ज है, देखो q is symmetric for one face also, so required flux is 1/4 of q by 6 epsilon naught, that is q by 24 epsilon naught। ध्यान से सोच, इस q की वजह से नीचे वाला पूरा फेस है, पूरा। हाँ सर, उससे फ्लक्स q by 6 epsilon निकला, पर जिस जगह से मुझे निकालना है वो तो उस फेस का 1/4 है। अच्छा, चारों हिस्से बिल्कुल सिमेट्रिक है q के लिए, तो अगर इस q की वजह से पूरे 2a फेस से q by 6 epsilon निकल रहा है, तो इन चार सिमेट्रिक टुकड़ों से में के एक में से 1/4 निकलेगा, मतलब q by 4 epsilon, q by 6 epsilon naught into 1/4, and 6 4 जा 24, so answer is q by 24 epsilon naught। ओहो, तो गाइस यहाँ पे क्या था भाई, आप पहली क्वेश्चन में निकाल सकते थे, एक क्या हो गया क्यू बाई 8 एप्सिलॉन, ये हो गया 3 फेसेस के थ्रू, तो 1 के थ्रू कितना होगा 3/3 क्यू बाय 8 into 3 एप्सिलॉन, ठीक है ना, कितना हो जाएगा क्यू बाय 24 एप्सिलॉन। किसी को डाउट गाइस? चलो, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पहला है पॉइंट चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालें तो क्या होगा बच्चों, ई डॉट डी एस। मैंने एक 3D स्फीयर माना है, क्या माना है, गॉसियन सरफेस एक 3D स्फीयर, क्लियर ना गाइस। तो क्या होगा ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन, तो ई डी इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन हो गया, तो क्या हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन, तो ई क्या हो जाएगा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, तो ई क्या हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्लियर ना गाइस। कोई डाउट इसमें किसी को? सर ने अलग बताया, तो जो भी बताया सर ने आंसर तो सेम ही आया, क्लियर गाइस। इसमें कोई डाउट आपको गाइस? देखो संतोष ने कही ना पॉजिटिव बात, नेगेटिव की बजाय, दो कॉन्सेप्ट सीखे। सर ने लॉन्ग कट बताया, मैंने शॉर्टकट बता दिया, तो क्या हो गया के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्लियर ना गाइस। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, गाइस ये देखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। इनफाइनाइट वैल्यू से याद होती थी for 2 के लैम्डा बाय r। अब मान ले तुझे नहीं पता, तुझे प्रूव करना है। लैम्डा है इनफाइनाइट बाय r, लैम्डा कूलम पर मीटर, हालांकि हमने फाइनाइट की वैल्यू निकाली थी पहले, कितनी 2 के लैम्डा बाय r sin थीटा, के लैम्डा बाय r sin थीटा 1 sin थीटा 2, फिर के लैम्डा बाय r cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, उसमें नहीं घुस रहे। इनफाइनाइट वायर याद कर, इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आपको r दूरी पर गॉस लॉ की मदद से। वैसे आप फॉर्मूला जानते हो 2 के लैम्डा बाय r, गॉस लॉ निकालनी तो क्या करेंगे, ध्यान से सुन। पहली शर्त, अगर गॉस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आपको सबसे पहले एक सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस माननी चाहिए, ताकि आप assumption ऑफ गॉसियन सरफेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसको अगर आपने ढंग से नहीं माना तो फिर सवाल होना संभव नहीं है। तो इसमें कैसे माने, अपन एक काम करते हैं कि अगर मुझे r दूरी निकालना है तो एक सिलेंडर मान लें ऐसे। ओ हो, ये लो साहब एक सिलेंडर। इस सिलेंडर पर तुम ध्यान से देखो तो मुझे नहीं पता इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, पर क्या लाइंस परपेंडिकुलरली ही आती हैं, तो ध्यान से देखो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें क्या, अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ए में क्या एंगल, ध्यान से देखो समझ में आ रहा है कि जीरो है। अच्छा, मैं तो एक ऐसा समझो, मैंने एक सिलेंडर माना आर रेडियस का, ये आर रेडियस और एल लेंथ का, आर दूरी पर ही निकालनी थी हमें, निकालना क्या था आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैंने आर दूरी का एक सिलेंडर मान लिया, बिल्कुल सिमेट्रिक शानदार। इस सिलेंडर के लिए गॉस लॉ लगाते हैं, इंटीग्रल ई डॉट डी ए बाई क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ये लॉ है। अच्छा, सिलेंडर के दो हिस्से, कर्व्ड सरफेस और यहाँ, और दो ढक्कन, यानी ऊपर वाला ढक्कन नीचे ढक्कन, यानी फ्लैट सरफेसेस। फिर पूरी सरफेस तो जो आपकी सिलेंडर है उसमें दो ढक्कन है और ऐसे कर्व्ड सरफेस है। अरे हाँ सर, क्योंकि फ्लक्स तो पूरी से निकालेंगे, यस सर, पूरा फ्लक्स बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, बात आपकी सही है। और जो ई निकल के आएगा इससे वो भैया पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि इंटीग्रल ई डॉट डी ए बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ढंग से समझाया है कि ई इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, बिल्कुल घबराने वाली बात भी नहीं है। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अब देख भाई, कर्व्ड सरफेस पर कर्व्ड सरफेस पे ई और ए में हर जगह एंगल जीरो है। अरे हाँ, ई इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डी ए। अरे हाँ, तो क्या ई इंटू परपेंडिकुलर नहीं, मतलब हाँ परपेंडिकुलर टू डी ए, परपेंडिकुलर नहीं, इज ऑलवेज पैरेलल टू डी ए। हाँ सर, ई और डी एक लाइन है ना, हाँ, तो एंगल जीरो हो गया। अब देखो ई इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, एंगल तो जीरो हो गया, तो जीरो 1, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है सर 2 पाई आर एल, तो ई इंटू 2 पाई आर एल, तो ये फ्लक्स हो गया ई इंटू 2 पाई आर एल। समझ आया क्या, 2 पाई आर एल क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ई इंटू 2 पाई आर एल। अच्छा, फ्लैट सरफेसेस से ध्यान से, फ्लैट सरफेस पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ऐसे ही, और ऐसे डी, और यहाँ पे भी देखो तो ई ऐसे, डी ऐसे, ई ऐसे, और यहाँ 90 डिग्री, यानी फ्लैट सरफेस के लिए क्या ई इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डी ए, देयरफॉर फ्लक्स इज जीरो। ओ माय गॉड, इस सिलेंडर में कर्व्ड सरफेस और दो ढक्कन है, ढक्कनों से क्या फ्लक्स जीरो निकल रहा है, क्योंकि उस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू डी ए है। अरे हाँ सर, तो ई इंटू 2 पाई आर एल प्लस जीरो बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन क्यू इन क्यू इन। अब सोच, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है होती है वो तो नेट होती है भैया, हाँ,
पर जो चार्ज होता है अंदर वाला, तो सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है, सोच उतना चार्ज जो एल लेंथ में चार्ज है। 1 मीटर में कितना चार्ज है लैम्डा, तो एल लेंथ में कितना लैम्डा एल by epsilon naught. So E into 2 pi r L equal to lambda L by epsilon naught. लैम्डा को मार दिया, E बराबर लैम्डा 2 pi epsilon naught r, that is 2k lambda by r. Oh my God! ये तो हम पहले से जानते थे, पर अब हमने इसको प्रूव करके बताया, किसकी मदद से, गॉस लॉ की मदद से। यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, अच्छा भी लग रहा है सर, अरे बोलो भाई, अरे सोच लो। हाँ सर, अच्छा लग रहा है सर, जबरदस्त सर, मजा आ गया सर, पक्का, अरे गारंटीड। हाँ सर, तो 2k lambda by r, you know, 2k lambda by r, you know, हाँ सर 2k lambda by r, आंसर आ गया भाई, सबने बोला ठीक, मैंने भी। तो ई डॉट डी इज नथिंग बट बच्चों क्यू इन एप्सिलॉन। तो देखो मैंने यहाँ पे सरफेस कैसा माना है, मैंने यहाँ पे माना ये हो गया डी ए वन, ये हो गया डी ए टू और ये हो गया डी ए थ्री, मतलब एक सरफेस होता है ना, ये ऊपर वाला 1 नीचे वाला 2 और कर्व सरफेस एरिया हो गया 3। तो आप लोग देख पाएंगे कि 1 और 2 यहाँ पे एंगल कितना है 90 और यहाँ पे भी एंगल कितना है 90, क्लियर ना गाइस। तो ई डी ए कॉस 90, ई डी ए कॉस 90 और ये क्या हो गया ई डी ए कॉस 0, क्लियर ना, क्योंकि यहाँ पे इधर एरिया और इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो एंगल कितना आया 0 डिग्री, तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो कितना ई डी ए, डी ए को हम कैसे लिख सकते हैं 2 पाई आर एल, क्योंकि 2 पाई आर हो गया सर्कमफ्रेंस इनटू एल, आप सबको पता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एल से एल गया तो कितना आया लैम्डा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन, क्लियर ना गाइस। सही, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2 लैम्डा आर इंटू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन, तो क्या हो जाएगा 2 के लैम्डा बाय आर, क्लियर गाइस। अमित पटेल क्लियर हुआ बच्चे, यस गाइस, अमित पटेल इज इट क्लियर। डी ए थ्री, हाँ डी ए थ्री के नीचे समझ नहीं पाया मैं क्या कह रहे हो भाई, ए थ्री कितना है कर्व सरफेस एरिया है ना ये, तो हो जाएगा 2 पाई इंटू आर, क्लियर गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर, हॉलो है, कैसा सिलेंडर है हॉलो, ठीक है, तो इसमें आर रेडियस से छोटा है, आर क्या है रेडियस से छोटा, तो मैंने क्या करा अंदर एक गॉसियन सरफेस माना, ये इसमें भी 3 एरिया है ए वन ए टू और ए थ्री, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसके अंदर कितना चार्ज है 0, अंदर कितना चार्ज है 0, तो ई डॉट डी इक्वल्स टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन, क्यू इन 0 है तो ई डॉट डी कितना होगा 0, तो ई कितना आया बच्चों 0, क्योंकि एरिया तो 0 है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई 0, किसी को डाउट इसमें गाइस, आर बीइंग लेस देन कैपिटल आर, आर बीइंग लेस देन कैपिटल आर, क्लियर ना गाइस। यस सजमा, जिग्नी, महिंद्रा, स्वदुचारा, क्लियर ना गाइस, शिवानी, प्रभात, चलो अब आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, आर क्या है ग्रेटर देन कैपिटल आर, उस केस में क्या होगा गाइस, ये देखो ये गॉसियन सरफेस माना है हमने, ठीक है, ये बाहर है, कहाँ है बाहर, देख लो आप एक बार, तो क्या हो जाएगा ई डॉट डी इक्वल्स टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन, ई डॉट डी क्या हो गया क्यू इन बाय एप्सिलॉन, क्लियर ना। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर, यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर, ये हो गया 90, ये भी हो गया 90, क्लियर ना। तो पहले की तरह ये दोनों तो हो गए 0, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो क्या हो जाएगा ई इंटू डी ए थ्री, डी ए थ्री क्या आएगा 2 पाई आर इंटू एल इज इक्वल टू सिग्मा 2 पाई कैपिटल आर एल बाय एप्सिलॉन, ठीक है भाई, 2 पाई आर एल ये हो गया, 2 पाई आर एल तो ये हो गया, और अंदर चार्ज कितना है सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा 2 पाई आर एल, क्लियर ना गाइस। अरे हाँ कि ना, 2 पाई आर एल कैसे आया, हाँ ये देखो ये जो एरिया है ये वाला जो मैं शेड कर रहा हूँ ये कितना होगा कैपिटल आर है ना रेडियस, इसका रेडियस कितना है बच्चे कैपिटल आर, तो ये होगा 2 पाई आर इंटू एल, ये तो एरिया आ गया है ना, और क्यू कितना होता है सिग्मा इंटू ए, हो गया सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल, क्लियर हुआ चार्ज। यस अमित पटेल क्लियर बच्चे, ठीक है, क्लियर है ना गाइस सबको। चलो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है गाइस, जैसे तरबूज होता है ना, तरबूज खरबूजा है ना, टेस्टी टेस्टी फ्रूट्स होते हैं, उसमें हर जगह चार्ज होता है, कंडक्टिंग में केवल सरफेस पे होता है, कंडक्टिंग में कहां होता है केवल सरफेस पे होता है, नॉन कंडक्टिंग में हर जगह होता है, नॉन कंडक्टिंग में हर जगह होता है। आइए और रो देखो, रो कूलम पर मीटर क्यूब, लैम्डा में रिलेशन भी निकाल सकते हो, चलिए अगर सॉलिड सिलेंडर हो तो चार्ज गिवन होगा रो की टर्म्स में, रो कूलम पर मीटर क्यूब, रो को अगर आप ध्यान से देखो तो 1 मीटर में कितना चार्ज होगा वही लैम्डा होगा, तो रो इंटू पाई आर स्क्वायर, ध्यान से देखो कूलम पर मीटर, ये लैम्डा बन गया, ध्यान सोचो 1 मीटर में कितना चार्ज होगा वही लैम्डा हुआ ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ, अरे हाँ तो कितना हो गया लैम्डा, लैम्डा क्या है 1 मीटर में कितना चार्ज है, 1 मीटर की वॉल्यूम कितनी पाई आर स्क्वायर एच, एच तो 1 तो पाई आर स्क्वायर, लैम्डा रो इनटू पाई आर स्क्वायर, कभी लैम्डा टर्म्स में दे रखा हो तो, और कभी और टर्म्स में दे रखा हो तो क्लैरिटी होनी चाहिए। अब फिर से कहानी वैसे ही चलेगी, कैसे सुने ध्यान से देखो, ध्यान से देखो मैं बताता हूं, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, लैम्डा इक्वल टू, अगर लैम्डा का टर्म्स लिखा तो लैम्डा इक्वल टू रो इनटू पाई आर स्क्वायर, ये बात समझ आई कि नहीं आई पहली बार, तो मैं रो लैम्डा डिस्टेंस लिखना तो लिख लो। अब फिर से कहानी वही, अब चार्ज अंदर भी है सरफेस पर भी है भाई, वही कहानी कि भाई आर लेस देन आर और यहाँ और आर ग्रेटर देन आर, अच्छा आर ग्रेटर देन आर तो पुरानी कहानी है भाई, आर ग्रेटर देन आर के मूव में तो अंतर नहीं पड़ेगा ना, तो आंसर अभी भी क्या 2k लैम्डा बाई आर आएगा, 2k लैम्डा बाई आर, पर लैम्डा को तुम क्या होता है लिख सकते हो 2k रो पाई आर स्क्वायर बाई आर, ऐसे लिख सकते हो जैसे अच्छा लगे, बार बार 2k लैम्डा बाई आर, उसका प्रूफ तो दोबारा वही होगा, सिलेंडर मान लो तो e into 2 pi r l इक्वल टू लैम्डा into l बाई एप्सिलॉन, अब लैम्डा को ये देखो क्या फर्क पड़ता है, बाहर वाले में थोड़ी फर्क पड़ता है, अरे हाँ बाहर वाला आंसर तो 2k लैम्डा बाई आर है, चाहे सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, अरे पहले पढ़ा तो बात ही नहीं करी थी, ये तो गॉस लॉ में कहानी नहीं आई है, अरे हाँ ना तो बोलो। अब कहानी अंदर की वैसे ही पुरानी, दोबारा कहानी देखो, अंदर की कहानी में फिर सिलेंडर मान लो, मान लिया साहब, कोई आर लेंथ का एल लेंथ मान लो, ओके सर मान लेता हूं, सिमेट्री से देखें तो फिर वही ऐसे ही होगी, अगर बिल्कुल सब कुछ होगा तो रिफिल होगी तो ऐसे ही होगी सिमेट्री की वजह से, फिर से वही बात इंटीग्रल ई डॉट डीएल
बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, फिर से दो ही कर्व और फ्लैट, फ्लैट से फिर से जीरो, कर्व से या ई इंटू टू पाई आर एल प्लस जीरो इक्वल टू, पुरानी कहानी है, दो बार बता चुका हूं अभी, ई इंटू टू पाई आर एल प्लस जीरो, क्यू इन, क्या क्यू इन है? अरे हाँ है सर, पूरे सिलेंडर के अंदर, पूरे सिलेंडर के अंदर चार्ज भरा हुआ है, तो रो इंटू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होती है पाई आर स्क्वायर, एच एच है एल बाई एप्सिलॉन नॉट, एल ने एल को मार दिया, पाई ने पाई को मार दिया, एक आर ने आर को मार दिया, छोटा आर आ रहा है देखो ध्यान से देना, तो ई बराबर रो आर बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ओ अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो जीरो नहीं है, वो रो आर बाई टू एप्सिलॉन नॉट है। यस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है जब आर बढ़ रहा है, जब आर आर से छोटा है। सोच, आर जीरो पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, पर आर बराबर आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई? रो आर बाई टू एप्सिलॉन नॉट। अरे हाँ सर, रो आर बाई, ध्यान दो, रो आर बाई एप्सिलॉन नॉट यही है। क्या ठीक है? तो हाँ सर, अब अगर कोई आपसे ग्राफ बनवा ले तो आप बना सकते हो, ऐसी क्या बात है, ये और आर का ग्राफ बनाओ, देखो देखो, सोचो, जब तक आर आर के बराबर है, ई और स्मॉल आर में स्ट्रेट लाइन रिलेशन है, ध्यान दो। अरे हाँ सर, कौन सा रिलेशन है? स्ट्रेट लाइन, देखो ई और आर में कैसा रिलेशन है सर? स्ट्रेट लाइन। हाँ सर, बिल्कुल सही जा रहे हो सर, ई और आर में कैसा रिलेशन है? स्ट्रेट लाइन। कैपिटल आर पर मैक्सिमम हुई जिसकी वैल्यू रो आर बाई टू एप्सिलॉन नॉट है, उसके बाद ई और आर में क्या वन बाई आर के प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, उसके बाद घटी, तो वन बाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, वो समझ आया क्या? अरे सोच लो, समझ तो आया सर? सही तो लगा है सर? अरे बोलो भाई। हाँ सर, बिल्कुल सही लग रहा है सर, क्या बोला सर? पक्का? अरे गारंटी? आंसर आ गया, बना लो, उतार लो, तो अंदर फील्ड होलो के जीरो, अगर सॉलिड तो रो आर बाई टू एप्सिलॉन, और बाहर का तो ये 2 किलोमीटर बाई आर ही होता है, उसमें रखना क्या है? तो होलो जीरो सॉलिड रो आर बाई टू एप्सिलॉन, ये रखना है, हाँ छोटा वाला। अरे हाँ, बस दो रटो, बाकी भाग ले, सेम, याद हो गया? क्या पूरी पीएचडी कर ली इनफाइनाइट पे? क्या ग्राफ भी बनाने सीख लिए? हाँ, बाहर का तो सेम होगा, अंदर का एक में जीरो, एक में स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल सही बात सर, मजा आया सर, शानदार सर, तो ये अपने पीएचडी करा दी किस पर? हॉलो, सॉरी इनफाइनाइट वायर पर, हॉलो भी और सॉलिड भी। अरे पक्का? अरे सोच लो, अरे बात समझ आ रही है क्या? हाँ सर, समझ तो आ रही है, अच्छी भी लग रही है, और भी चीजें सिखाता हूं अभी। याद करो, तुमने इनफाइनाइट शीट वगैरह पढ़ी थी, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर पढ़ी तो थी, क्या थी? सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, उसको अपन अभी करेंगे ट्राई, उस पर भी बात करेंगे बिल्कुल ढंग से, तबीयत से, समझ कर आ जाओ। ये उतार लिया क्या? एनिमेशन देख लो, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगेगा। ओहो हो, लो भाई, बाहर का तो अपन जानते हैं, हाँ भाई, वही रो आर स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है समझ गए हम। ओहो हो, आर लेस देन आर, आर ग्रेटर देन आर, वो हमें समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। लो भाई, ग्राफ आ गया है सर, जब मैंने पढ़ा हुआ एनिमेशन देख लो, अच्छा लगेगा, कुछ नहीं, बाकी तो खुद करो तो फील आती है, इसलिए मैं पूरा खुद करके दिखाता हूँ, फील तो तभी आई। हाँ सर, बोलो समझ आया? तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या पाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड है रो आर बाय टू एप्सिलॉन, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है रो आर स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन बाय आर। क्लियर ना गाइस? ठीक है, अच्छा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लार्ज शीट, हाँ सिग्मा लैम्डा चेंज, करेक्ट है गाइस, लार्ज थिन शीट देखते हैं। क्या करो, ऐसे सिलेंडर मान लो, अब हॉरिजॉन्टल मानो ऐसे, यस, बिल्कुल सिमेट्रिक। अच्छा, हम ये तो बोल सकते हैं कि देखो ऐसे सिलेंडर माना, मान लो कि यहाँ से भी आर दूरी है, ये यहाँ से भी आर दूरी, समझ में आ रहा है कैसे ले? हाँ, मतलब एल एल मान लो, आर मान लो, जो तुम्हें मानना है मान लो, ये इस रेडियस को आर मान लो, और इस कैप का एरिया ए मान लो, एरिया की जरूरत पड़ेगी अपने को, ठीक। सिमेट्री से हम एक बात कह सकते हैं कि इस जगह जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी ऐसे, और यहाँ पे भी जो होगी वैसे होगी, ये ई, ये भी ई। अच्छा, जो कर्व सरफेस होगी सिलेंडर की, देखो उस पर भी ई यहाँ पे ऐसे होगी, पर इसका एरिया डी ऐसे होगा। और हाँ सर, तुमने एक बढ़िया शानदार एक सिलेंडर ले लिया ऐसा। अच्छा, ये जो होती है नेट होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस इनसाइड और आउटसाइड, पर क्यों अंदर वाला चार्ज। ओके सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार सर, मजेदार सर। अब क्या करें, सुनो, अच्छा लगेगा, देखो, इंटीग्रल ई डॉट डी ए बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, दो सरफेसेस, कौन सी? वही कर्व्ड और फ्लैट। ओके, अच्छा, कर्व्ड में सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डी ए, देयरफॉर फ्लक्स इज जीरो। अरे हाँ सर, पर जो फ्लैट सरफेसेस हैं उसका एरिया अगर मैंने माना तो देखो एरिया भी ऐसे। अच्छा, दोनों सरफेसेस पे ध्यान से देखो, तो ई ए प्लस ई ए, दोनों सरफेस पे इधर ई ए, इधर भी ई ए। अरे हाँ सर, ये ई ए एक इसका एरिया, ढक्कन होगा, ढक्कन से बोलते क्या उसका एरिया है, और ई और ए दोनों पैरेलल। ओ माय गॉड, बात तो सर आपकी सही है, तो नेट फ्लक्स आ गया 2EA इक्वल टू क्यू इन। अब तुम ध्यान से देखना, क्यू इन देखो, क्यू इन ये है। अरे हाँ सर, तो सोचो क्यू इनसाइड क्या हुआ? क्यू इनसाइड हुआ सिग्मा इनटू एरिया। फील करो इस बात को, जो अंदर चार्ज हुआ इस सिलेंडर के, तो ये जो डिस्क बनी, इसमें जो चार्ज है वही तो सिलेंडर के अंदर चार्ज हुआ। अरे हाँ सर, वही तो इस सिलेंडर के अंदर चार्ज हुआ। हाँ सर, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। जो अंदर चार्ज हुआ वो तो वही हुआ जो इस डिस्क के अंदर हुआ, और वो तो क्यू इन बराबर सिग्मा इनटू ए, क्योंकि इस डिस्क का एरिया वही होगा जो कैप का होगा। अरे हाँ, तो भैया क्यू इन कितना हो गया? क्यू इन हो गया सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ए को मार दिया, ई की वैल्यू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, जो आप पहले भी प्रूव कर चुके हो। डिस्क की मदद से सिलेंडर में, सॉरी डिस्क की मदद से इनफाइनाइट शीट लाए थे, आर इनफाइनाइट रखकर। याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट आई। अगर कोई आपसे इसका ग्राफ पूछ ले ई और आर का, तो आपको बेसिकली ये कांस्टेंट होता है, और ये वैल्यू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट होती है।
अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। देखो जो हमने पहले पढ़ा था उसको हम गॉस लॉ की मदद से प्रूव करके बता रहे हैं। इनफाइनाइट बाय पीएचडी कर ली, होलो सॉलिड। ओ हो। क्या इनफाइनाइट शीट की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कहानी आपको समझ आई है? हाँ सर, आई है। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कोई कष्ट और दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा सर, अच्छा सर। अबे बच्चे आपने डाउट पूछा था, मैं आपके डाउट पे वापस आता हूँ, एक मिनट रुकिए जरा, ये समझा दूं। तो क्या होगा, ई डॉट डी इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन, है ना। तो भाई यहाँ पे A2 और A3 दो एरिया है, क्या एरिया है? A2 लेट मी A2 और A3 क्लियर ना गाइस। तो A2 क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, A3 हो गया पाई आर स्क्वायर। 2e पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाय सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो गया, ई क्या हो गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। ई क्या हो गया बच्चों, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर ना। अरे हाँ की ना। हाँ अबे तुम्हें यहाँ पे डाउट, अबे विश्वकर्मा, हाँ बच्चे इसमें क्या डाउट है आपको, बताओ गाइस। भाई यहाँ पे भी रो है और यहाँ पे भी रो है, सिग्मा रो तो आया नहीं कहीं भी, क्लियर ना। सिग्मा लैम्डा को नहीं नहीं, अरे 3D है ना। 1D में क्या होता है लैम्डा, 2D में होता है सिग्मा, ये 3D है तो यहाँ पे रो होगा ना। चेंज क्या किया, ये स्फीयर है तो रो क्या होगा, चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस। इसको लिख दो भाई, जो चार्ज हो जाएगा क्यू नेट हो जाएगा रो इनटू वी डैश, सिंपल। नहीं समझे, ये हो गया रो। भाई इसकी चार्ज कितना होगा, रो इनटू इसकी वॉल्यूम, ये चार्ज होगा। हाँ एनवी सर की वीडियो में क्या, माइक यूज करो अभी बच्चे, अपना माइक यूज करो। हाँ और बोल। हाँ लैम्डा और सिग्मा में चेंज कैसे किया? नहीं, लैम्डा और सिग्मा में कैसे चेंज करना, लैम्डा होता है 1D के लिए, सिग्मा होता है 2D के लिए, और रो होता है 3D के लिए। आपका जो रो होता है वो 3D के लिए, तो चेंज कैसे करना भाई। लैम्डा क्या होता है, चार्ज बाय लेंथ, सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, और यहाँ पे रो क्या हो गया, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। ये रहा गाइस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा खुद, पर इसमें क्लियर करना है, इसमें दो का फैक्टर होता है, एक जगह दो होगा एक जगह दो नहीं होगा, ठीक है। एक बार पढ़ो इसे, एक तो वेरी लार्ज शीट, एक है वेरी लार्ज शीट, और एक है वेरी लार्ज कंडक्टिंग शीट। तो वेरी लार्ज शीट और वेरी लार्ज कंडक्टिंग शीट, इसमें क्या फर्क है, ये हमें देखना है, वेरी लार्ज शीट एंड वेरी लार्ज कंडक्टिंग शीट में, ठीक है। देखो ये तो है लार्ज शीट, तो इसमें सरफेस जो प्लस है वो एक तरफ है, कितनी तरफ है, एक तरफ, और जो कंडक्टिंग शीट होगी ना उसके दोनों तरफ होगा, यहाँ भी होगा ना यहाँ भी होगा, यही फर्क होता है। इसके दोनों तरफ है और इसके केवल एक तरफ है। तो जब यहाँ पे निकालोगे तो ये क्या आएगा भाई, ये हो गया A2, ये हो गया A3। A2 A3 क्या हो गया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, यहाँ पे है ना, तो कर्व्ड सरफेस एरिया के थ्रू तो जीरो हो गई, कर्व्ड सरफेस एरिया जो A1 है, A1 के थ्रू तो जीरो है, तो केवल बचा A2 और A3, है ना। तो क्या है कि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, तो क्या हो गया, A2 कितना होगा बच्चों, ये वाला एरिया पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली A3 ये वाला एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा, ये वाला एरिया भी कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो क्या हो गई, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, ई क्या होगी बच्चों, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, क्लियर है गाइस। अरे हाँ की ना। अबे विश्वकर्मा को नहीं हुई बच्चों, दोबारा समझाता हूँ मैं। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, एरिया यहाँ, तो ये हो गया 90, क्लियर। A3 इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो इधर एंगल हो गया जीरो, है ना। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इधर एरिया इधर, एंगल हो गया जीरो, तो कितना होगा, EDA2 EDA3, ये हो गया इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, क्लियर ना गाइस। तो ई क्या हो गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, ठीक है, ये आ गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। अब यहाँ पे देखो दो तरफ चार्ज है, तो अगेन ये 90 डिग्री पे है, ये कितने पे है, 90 डिग्री पे है, तो ये क्या हो जाएगा, ई डैश इंटू पाई आर स्क्वायर, यहाँ का एक पाई आर स्क्वायर हो गया और यहाँ का एक पाई आर स्क्वायर हो गया, ई डैश इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा, एक पाई आर स्क्वायर इधर होगा और एक पाई आर स्क्वायर होगा, इसके दोनों तरफ चार्ज है ना, तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन। तो यहाँ पे कितना आया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, तो यहाँ पे तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन और यहाँ पे कितना आया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, क्लियर ना गाइस। अरे हाँ की ना, ठीक है। तो ये कितना हुआ, एक तरफ ई था और एक तरफ कितना हुआ, टू पाई आर स्क्वायर कहते हैं अमित पटेल ने। देखो बच्चों इसके दोनों तरफ चार्ज है, ये सरफेस एक ये सरफेस, तो इस तरफ का पाई आर स्क्वायर और इस तरफ का पाई आर स्क्वायर, तो दोनों तरफ 2 पाई आर स्क्वायर होगा ना। उसके दोनों तरफ चार्ज है, इसके केवल एक तरफ चार्ज है तो केवल पाई आर स्क्वायर होगा, कितना होगा, केवल पाई आर स्क्वायर, क्लियर हुआ अमित पटेल, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, ओके। तो एक तरफ ई था तो एक तरफ कितना हो गया, 2 दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आज आपको लेक्चर समझ में आया होगा, अगर कोई भी डाउट है तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं और नेक्स्ट क्लास में मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सर पोल क्यों रोज लगाया करो, पोल क्यों रोज। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, हाय संतोष, हाय प्रियांशु, हाय संदीप, हाय गाइस। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ और गॉस लॉ पे क्वेश्चन। आज हम बहुत ही आसान टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। शुरू करते हैं प्लेन एंगल। अब अपन क्या पढ़ते हैं,
प्लेन एंगल, ये कहां से आएगी, थोड़ी देर तक पढ़ाई जाएगी। वो बेसिकली कहानी है पूरी फिजिक्स की, किसी कहानी है पूरी फिजिक्स की। मैंने आपको इनफाइनाइट शीट की वजह से निकलाई, गॉस लॉ की मदद से मैंने आपको हॉलो सिलेंडर की निकलाई, हॉलो सॉलिड वायर की निकलाई, सब निकलाई है ना। अब मैं आपको एक नई चीज पढ़ा रहा हूं जिसे बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल जनरल फिजिक्स का कांसेप्ट है। अगली कुछ देर अपन जनरल फिजिक्स कांसेप्ट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेना देना नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज आता है और वो कई चैप्टर्स में यूज आ सकता है। ओके सर, चलो भाई, तो जैसे अपन सिंपल सी बात करें तो आपको याद करोगे, दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती थी डायमेंशन में अपन पढ़ते हैं, 7 के बाद 2 एक स्टैंडर्ड एक रेडियन एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। अगर कभी याद हो तो प्लेन एंगल आप सब लोग जानते हो, प्लेन एंगल आप सब लोग जानते हो। ओके सर, प्लेन एंगल आप सब लोग जानते हैं। प्लेन एंगल क्या होता है? सिंपल भाई, अपना कोई सर्कल है, ये अपना कोई सर्कल है, ये लो टक 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 टक, ये अपने से टक 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 टक, ये अपना थीटा। ओके, तो लिखते थीटा जितना घूमे, थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ। क्या चीज? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। क्या सब लोग जानते हैं? हाँ सर, ध्यान दो, तो आर्क लेंथ होती है, ये थीटा होता है। पूरा चक्कर अगर घूमो, पूरा चक्कर अगर घूमो तो भैया एंगल कितना होता है? 2 पाई। कितना होता है? 2 पाई। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, तो भैया लो भाई 2 पाई। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया बाबा। अब क्या करें? 2 पाई 2 पाई 2 पाई, ठीक भाई, हम समझते हैं आर्क लेंथ। अच्छा, पहले मैं पूरा एक चक्कर ऐसे कैसे काटूं? मैं टेढ़ा मेढ़ा काटूं, पर फिर भी जो एंगल में घूमूंगा, अगर मैं क्लोज लूप में घूमूंगा तो जो एंगल पूरे क्लोज लूप में उसके किसी भी अंदर वाले पॉइंट पे सबटेंड होगा, क्या वो 2 पाई होगा? हाँ सर, भले मैं सर्कल में घूमूं, मैं टेढ़ा मेढ़ा घूमूं, पर फिर भी जो किसी भी उसके अंदर वाले पॉइंट पर उस पूरे पाथ को घूमने के लिए जो मुंडी घुमानी पड़ेगी, क्या वो 2 पाई घुमानी पड़ेगी? हाँ, ये प्लेन एंगल होता है। थीटा आर्क लेंथ रेडियस होता है। मैं तो कह रहा हूं आपका अगर सर्कल छोटा हो जाए, इस तरह की बातें भी और आएंगी, इसके बाद बता रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं आपका रेडियस छोटा हो जाए तब भी आप जानते हो कि अगर आप सर्कल देखें तो थीटा, जैसे क्या समझना चाह रहा हूं, समझने का प्रयास करो। मान लीजिए आप यहां से आए, तो इस पहले सर्कल में यहां से आए और दूसरे में सोचो यहां से आए, ए से बी और ये सी से डी, दोनों रेडियस अलग अलग है, पर फिर दोनों थीटा सेम है, क्योंकि आर्क लेंथ क्या होती है? आर थीटा। आर थीटा, तो भैया आर थीटा भाई आर थीटा। अरे हाँ सर, तो अलग अलग रेडियस के सर्कल के लिए भी सेम थीटा हो सकता है। 60 डिग्री का बहुत कुछ मतलब हो सकता है, जिसको अपन रेडियस में डिनोट करते हैं। 60 डिग्री को रेडियस में लिखेंगे तो अपन जानते हैं, लिखते हैं पाई बाय 3। आप सब लोग ये बात जानते हो, कन्वर्जन आप जानते हो कि 180 डिग्री इज पाई रेडियन। अरे हाँ सर, ये बात हम जानते हैं, कन्वर्जन आप जानते हो। ये कहानी रिपीट टेलीकास्ट है। क्या है? रिपीट टेलीकास्ट, प्लेन एंगल की। अरे किसकी? प्लेन एंगल की। कोई रिवाइज करा रहा हूं, कोई खास बात नहीं है। प्लेन एंगल क्यों बोलते हैं इसको पहले बताओ। क्योंकि प्लेन में है, आप जैसे जिस भी कॉपी पे आप लिख रहे हो या बोर्ड पे आप लिख रहे हो या मैं पैड पे लिख रहा हूं, जो आपको दिखाई दे रहा है वो सब इस पे लिखा हुआ है। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, शानदार। थीटा इक्वल टू एल बाई आर, थीटा आप जानते हो, थीटा इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। हाँ सर, थीटा इक्वल टू एल टू बाई आर2 और एल1 बाई आर1, वो सेम बात है जो मैंने आपको अभी समझाई। चलो अपन समझ गए हो। किसी भी अंदर वाले पॉइंट पर क्लोज आर्क में, क्या किसी भी अंदर वाले पॉइंट पर जो एंगल बनेगा, कहीं से भी चालू मतलब आप यहां से, अगर आपको पूरा इस लूप को घूमना है तो आपको 2 पाई घूमना पड़ेगा। अगर आप ऐसे चल रहे हो तो आपको देखते रहने की मुंडी घुमानी पड़ेगी और मुंडी घुमानी पड़ेगी 2 पाई, चाहे आप ऐसे घूमो तब भी 2 पाई। तो बात क्या याद रखनी कि कोई भी क्लोज लूप हो, उसके किसी भी इंटरनल पॉइंट पे जो प्लेन एंगल होता है वो 2 पाई होता है। सॉलिड एंगल, 3D एंगल, सॉलिड एंगल समझ लो, या 3D। जो हमने क्या दिखाई है, हमें सबको पहले से ही पता है कि एस किसके बराबर होता है? आर थीटा है ना। ये हो गया एस, ये हो गया आर, और ये वैल्यू होगी थीटा है ना। थीटा हमेशा क्या रहेगा? L1 बाय R1 इज इक्वल्स टू L2 बाय R2। यूनिट क्या होता है? रेडियन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हमेशा सेंटर पे कितना एंगल होता है? 2 पाई। ये पूरा एंगल कितना होगा? 2 पाई। चाहे सर्कल हो, चाहे आर्बिट्री अमीबा की शेप हो, कोई भी हो, सेंटर पे एंगल क्या होगा? 2 पाई। क्या होगा? 2 पाई है ना। अब देखते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, 3D एंगल, सॉलिड एंगल समझ लो या 3D एंगल समझ लो। देखो मैं आपको एक बात समझाता हूं, ध्यान समझो। 3D एंगल ऐसे के लिए मान लो बल्ब जल रहा है कमरे में, देखो हाँ, क्या रोशनी सब तरफ फेंकेगा बल्ब? लो भाई फेंक दी, ओहो चारों तरफ। अब सोचो इस बल्ब के ऊपर वो कैप लगाते हैं कई बार ताकि रोशनी सिर्फ नीचे आए। हाँ सर, क्या बल्ब के ऊपर से कैप लगाते हैं ताकि रोशनी सिर्फ नीचे आए? ऊपर क्या करेंगे रोशनी का? हम तो नीचे बैठे हैं, तो याद करो कई जगह रेस्टोरेंट से कई जगह कैप लगे वाले बल्ब लगे रहते हैं ऊपर, हैंगिंग लाइट्स टाइप। हाँ सर देखो ना, ओह ये देखो लगा दी कैप, ओहो अगर कैप लगा दी तो क्या रोशनी सिर्फ एक फिक्स एरिया में आएगी? देखो नीचे सर्कल सा बनेगा, स्पॉट ऊपर से अगर ऐसे बल्ब तो नीचे एक स्पॉट बन जाता है ना। हाँ सर, तुम बहुत ध्यान से ऐसे कौन टाइप बनाई है, ऐसे ऐसे कौन टाइप, ऐसे उल्टा करके देखो, मैं समझा रहा हूं, ऐसे कौन टाइप बनी ऐसे। हाँ सर कौन टाइप बना, देखो ये एक ना 3D चीज है, 2D नहीं है ये, देखो। अरे हाँ सर, ऐसे कौन टाइप, एक कैप टाइप बनी है ऐसे। सही बताओ तो जैसे आप प्लेन एंगल को ऐसे नोट करते हो ना 2D में, ऐसे नोट करते हैं, ऐसे लाइन से, आर्क लाइन से है ना, ऐसे ही इसको सॉलिड एंगल को ऐसे नोट करते हैं ओम से। ओम इसका वो होता है, और वो ध्यान से देखो तो एक लाइन नहीं होती, वो एंगल, वो 3D में एक कैप टाइप चीज होती है। अ 3D कैप इज रिप्रेजेंटेड एज सॉलिड एंगल। द 3D कैप, 3D कैप रिप्रेजेंट्स सॉलिड एंगल, तो उसको बनाते ही वैसे। और सॉलिड एंगल होता है ओम टाइप। ओम इसकी वैल्यू क्या होती है तो निकालना सीखें। पहले समझो ये 3D एंगल है, तो 3D एंगल है तो एक लाइन से रिप्रेजेंट नहीं होगा, एक कैप से रिप्रेजेंट होता है। अच्छा इसको ऐसे समझाइए, इसमें कौन नहीं होता? सो ये एंगल जो 3D में होता है, किसमें होता है बच्चों? 3D में, देख रहे हो ना, 3D में जो है, ठीक है प्रियांशु, वो होता है सॉलिड एंगल। आइए फिर और डिटेल में देखते हैं। सपरेटेड बाय सरफेस ऑन अ पॉइंट, कोई भी स्फीयर ले लो, उसका कोई भी हिस्सा तोड़ लो, तो क्या हिस्सा तोड़कर तो सेंटर पे बनेगा, क्या वो कौन टाइप होगा? हाँ सर, ओ तो ये जो कैप होगी कहलाएगी ओम। क्या कहलाएगी? ओम। असम्पशन क्या लिया हमने? मान ली बड़ी सी सरफेस है, तो हमने असम्पशन लिया कि एरिया ऑफ सरफेस इज सो स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ओ एंड एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस इज आर। एक्चुअली आप मान लीजिए ऐसे ऐसे समझो, एक्चुअली रियल सवाल कैसा है, मान लीजिए आपकी सरफेस ऐसे है, ये आपकी सरफेस है, सब सोचो आप, इमेजिन, एंड सपोज यू आर सपोज टू कैलकुलेट, मैं थोड़ी सी और ऐसे सरफेस बताऊं, मान लीजिए इस तरह की सरफेस है, ये कोई सरफेस है मान लीजिए। अब इस सरफेस द्वारा यहां तो कोई पॉइंट है 3D में, ये 2D में सरफेस, 2D में नहीं, सरफेस 3D में मान लो। इस पॉइंट पर आपको सॉलिड एंगल निकालना है, इस सरफेस द्वारा, इस सरफेस द्वारा आपको सॉलिड एंगल निकालना है। तो इस रियलिटी में तकलीफ होती है कि इस सरफेस के हर एक अलग अलग दूरी पर, हर एक पॉइंट पर दूरियां अलग अलग हो सकती है। हाँ, तो हम क्या करते हैं, हम इसका एक छोटा सा एरिया लेते हैं डी, ऐसे डी, और उस डी से यहां की दूरी ऐसे मान लेते हैं आर। अरे हाँ सर,
डीए से दूरी मान लो, डीए इतना स्मॉल है जो लिखा हुआ है, डीए इतना स्मॉल है, डीए इतना स्मॉल है, अरे हाँ सर डीए इतना स्मॉल है कि उस डीए के हर एक पॉइंट से जिस पॉइंट पर सॉलिड एंगल निकालना है वहां की दूरी आर मानी गई है। क्या मानी गई है? आर। और तो तुम्हारे लिए टिपिकल बातें आती नहीं है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पता है सॉलिड एंगल की डेफिनेशन क्या है? सॉलिड एंगल की डेफिनेशन है ऐसे, ऐसे समझो डीए है, डीए इतना स्मॉल है और इससे अपना सॉलिड एंगल निकालना है इसकी वजह से, तो देखो ऐसे ही, तो ये क्या बन जाएगी यहाँ पर? हाँ सर, और डीए इतना स्मॉल है कि भैया इसके हर पॉइंट से जो इसकी दूरी है वो आर है, ये लिख रहा डीए। और ये हाँ, तो पता है सॉलिड एंगल क्या डिफाइन करा गया? जो सॉलिड एंगल डिफाइन करा गया, डिफाइन करा गया डीए बाई आर स्क्वायर। ओ जिसे हम कहते हैं स्टेरेडियन, याद रखना है। डीए क्या है? डीए क्या है? डीए बाई आर स्क्वायर। डीए सच दैट, डीए सच दैट डिस्टेंस ऑफ एवरी पॉइंट ऑन डीए फ्रॉम द पॉइंट अबाउट व्हिच वी हैव टू कैलकुलेट, कि जहां पर हमारा ऑब्जर्वर है जो इसको ऐसे देख रहा है उसका पॉइंट से उस डीए के हर पॉइंट से दूरी सेम है, उस डीए के हर पॉइंट से दूरी सेम है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। अब तो एक अनइवन सी सरफेस है, उसमें से छोटे छोटे सॉलिड एंगल निकाल लेंगे और उसका टोटल जो टोटल होगा वो क्या करेंगे? डीए बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेट कर लेंगे। वो तो छोड़ो, तुमसे क्या लेना, तुम इस बात को समझो। क्या डीएक्स डीए बाई आर स्क्वायर, डीए क्या है? डीए ऐसा एरिया है जिससे हर जगह की दूरी अपने पॉइंट से सेम है, अपने पॉइंट से सेम है। अरे हाँ सर आर। अच्छा एक और खास बात, ये जो डीए है ना, ये सरफेस ऑफ डीए इज परपेंडिकुलर टू आर, ये भी है। जो डीए की सरफेस है ना वो किसके परपेंडिकुलर है? आर के। और डीए इतना छोटा है या इस तरीके से स्ट्रक्चर है कि उसके हर पॉइंट की दूरी उस पॉइंट से जिसके अबाउट सॉलिड एंगल निकालना है वो आ रही है। अगर नहीं सुना तो याद रखना जैसे मैंने बोला है। पहले बताओ जो मैं बोला क्या चमका? अरे हाँ सर, बात तो आपकी कुछ कुछ सही है, दिमाग में सेट करो, इसे थोड़ा दिमाग में सेट करो, घबराओ मत, शर्माओ मत। जनरल फिजिक्स आप पढ़ रहे हो, पूरी फिजिक्स के लिए सॉलिड एंगल की बात समझ में आनी चाहिए। पहले तो कोर्स में सेंटेंस वगैरह भी हुआ करता था, अब नहीं है, अभी और ज्यादा काम में आया करता था। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है। क्लियर है सर? अच्छा लगा है सर, बहुत बढ़िया सर। अब क्या करें सर? अरे करते चलो, बढ़ते चलो। देखो रे भाई, उतार लिया डीए बाई आर स्क्वायर। डीए इस तरीके से लेते हैं कि डीए से के हर पॉइंट से जिस पॉइंट के पास निकालना है वहां की दूरी बराबर है। अगर ऐसा ना हो पाए तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर सॉलिड एंगल निकालकर जोड़ लो, और इससे तुम्हें नहीं पड़ेगी। डीए की सरफेस आर के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। हाँ सर, ये सॉलिड एंगल की डेफिनेशन है जिसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। जैसे होता है डीए तो मीटर स्क्वायर बाई मीटर स्क्वायर कट जाएगा, भले ऐसे यूनिट लेस दिखेगा, पर ये स्पेशल यूनिट होती है जिसे बोलते हैं स्टेरेडियन, जैसे कि प्लेन एंगल में आती थी रेडियन। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही डेफिनेशन है, मैं चेंज नहीं कर सकता इसको। ओहो देखो भाई, डीए और ये डीए बाई आर स्क्वायर, ओ माय गॉड, यूनिट कितनी? स्टेरेडियन। अब तुम जानते हो So solid angle is defined as area by r square. What it is बच्चों? Like theta is nothing but s by r ना? अब तुम जानते हो D1 एरिया। अच्छा सोचो मैं तो D2 में से बिल्कुल और R2 स्क्वायर ले लूं, क्या इन दोनों सरफेसेस के लिए D1 या D2 के लिए सोच के देखो तो क्या सॉलिड एंगल सेम है? ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि प्लेन एंगल में चाहे ये आर्क लो चाहे ये आर्क लो, क्या थीटा सेम है? क्या दो एरिया D1 बाई R1 स्क्वायर D2 बाई R2 स्क्वायर, अरे कोई बात नहीं, सॉलिड एंगल तो सेम है, सॉलिड एंगल तो सेम है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। और सोच देख थोड़ा सा, तो क्या बात समझ में आ गई जो मैं बोला? क्या बात समझ आई? डायग्राम क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई दो सरफेसेस के लिए क्या सेम सॉलिड एंगल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर सिचुएशन ऐसी है तो जैसे दो आर्क के लिए सेम प्लेन एंगल हो सकता था, क्या एक एंगल के लिए बहुत सारे आर्क हो सकते हैं? हाँ ध्यान से देखो, इस थीटा के लिए भी आर्क, ये भी आर्क, मैं टेलर आर्क को भी काम करेगा। अरे हाँ, ऐसे एक सॉलिड एंगल के लिए क्या एक एरिया डीए या बहुत सारे एरिया डीए? ओ हो, क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, समझ भी आ रही है। अब क्या करें? घूमने चलो, देखो भाई और बातें करते हैं। डीए बाई आर स्क्वायर सॉलिड एंगल 3D में होता है। हाँ 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 हाँ, समझ आ रहा है सर। ओम से उसे नोट करते हैं, ओम वाला रिप्रेजेंटेशन होता है एक्चुअली। ऐसा ओम का रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, V इक्वल टू आई आर, हाँ आर इक्वल टू वी बाई आई। अरे हाँ हाँ सर, 10 पास होना सब लोग? नहीं सर नहीं, मैं कह रहा हूं एरिया ऐसे डीए की बजाय थोड़ा टेढ़ा ले लो, डीए डैश। देखो डीए डैश भी जो चारों तरफ से ऐसे उससे उस सरफेस से जो ऐसे लेंगे, इसलिए मैं कहता हूं उसकी जो सरफेस उसकी पेरिफेरी से सारी लाइंस खींच लेते हैं, तो कौन टाइप बनता है? देख डीओ डीए डैश के लिए, डीए एंड डीए डैश के लिए सॉलिड एंगल सेम है। ये तो समझ आ रहा है कि नहीं? पहले बताओ, डीए और डीए डैश के लिए सॉलिड एंगल सेम है। मान लो कि डीए डैश गिवन है, तो असलियत में सॉलिड एंगल तो डीए बाई आर स्क्वायर है, पर हमें मान लो डीए डैश गिवन है और डीए डैश परपेंडिकुलर सरफेस ऐसा है और जो रियल परपेंडिकुलर लाइन है वो ऐसे है और ये एंगल थीटा है, तो क्या डीए डैश को लिखा जाए? डीए को लिखा जा सकता है डीए डैश cos थीटा बाई आर स्क्वायर, या अपन ऐसा बोल सकते हैं डीए परपेंडिकुलर बाई आर स्क्वायर। तो डेफिनेशन में थोड़ा ट्विस्ट कर लिया कि सॉलिड एंगल क्या है? डीए परपेंडिकुलर बाई आर स्क्वायर। डीए परपेंडिकुलर मतलब कंपोनेंट ऑफ एरिया whose surface is परपेंडिकुलर टू आर। एरिया का वो वाला कंपोनेंट जिसकी सरफेस आर के परपेंडिकुलर हो, वो वाला एरिया अपॉन आर स्क्वायर इज द डेफिनेशन ऑफ सॉलिड एंगल, इज द डेफिनेशन ऑफ सॉलिड एंगल। क्या मेरी बात समझ आई है? अब समझ। तो सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज DA1 by R1 स्क्वायर और DA2 by R2 स्क्वायर, जैसे कि वो डिफाइन था ना बच्चों, L1 by R1 और L2 by R2। क्लियर है गाइस? जैसे प्लेन एंगल डिफाइन था। अगर ये एरिया ऐसे हो तो हम क्या करेंगे? इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे। इसका क्या लेंगे? प्रोजेक्शन जो फ्लैट हो, तो हो जाएगा DA डैश, ये था DA डैश। सही आ रहा है ना भाई, समझ में सबको? ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन प्लेन एंड स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल बनते हैं। अब समझ। अगर मैंने ये क्या है ना, ये एरिया वेक्टर था, तो इसका इधर क्या होगा? कंपोनेंट बी ए cos थीटा ही तो होगा। जिस तरफ थीटा होता है बच्चे उसी तरफ तो cos थीटा होता है, तो प्लेन वाले का संतोष की राधे बच्चे, क्लियर हुआ?
अब समझो, अगर मैंने ये प्लेन का जो सॉलिड एंगल बनाया एक स्फीयर से कट करा तो ये स्फीयर का एक आर्क है। हाँ सर बिल्कुल स्फीयर का एक आर्क है। अच्छा सोचो, क्या ये स्फीयर का आर्क है तो इस आर्क के हर पॉइंट की दूरी इस सेंटर से क्या कैपिटल आर है? हाँ, तो ये जो एरिया ऑफ कैप बना, क्या ये एरिया ऑफ कैप बाई आर स्क्वायर ये सॉलिड एंगल है जो इस अल्फा से रिलेटेड होगा? अरे हाँ सर, तो हम इन दोनों रिलेशन निकालने के लिए हमने स्फीयर की मदद ली, उसका एक कैप कट कर ली। ये समझ में एरिया ऑफ एरिया कहां से कट कराई? स्फीयर से कट कराई। वैसे एंगल रिलेशन है कैसे? ऐसे अल्फा एंगल प्लेन लाइन का उसको 3D में घुमा दो सॉलिड एंगल। तो हमने सोचा ऐसा तो हम तब भी कर सकते हैं जब हम एक स्फीयर से एक हिस्सा काट लें। अगर हिस्सा काट लें तो जो हिस्सा की कैप आई उस कैप के हर पॉइंट की दूरी सेंटर से आर है, तो एरिया ऑफ कैप और एरिया हर जगह परपेंडिकुलर टू आर है, तो क्या एरिया ऑफ कैप बाई आर स्क्वायर इज द सॉलिड एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस अल्फा? यस सर, ये बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर बिल्कुल क्लियर है सर, सही लग रहा है सर। अब टास्क क्या है? टास्क है इस कैप का एरिया निकालना। वो कैसे निकालेंगे देखो, उस कैप का एरिया कैसे निकालेंगे देखो, थीटा पे जाके इधर बनाता हूं, देखो थीटा पे जाके डी थीटा, थीटा पे जाके डी थीटा का अपन ने एक कैप ले लिया आर डी थीटा। कंफ्यूज मत हो ना, हुआ क्या करा, क्या ध्यान से समझना। अपन ने थीटा पे जाके डी थीटा की एक कैप ली, एक थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लिया, उसे पूरा एक सर्कल बन गया देखो ऐसे। अरे हाँ सर ये बना, हाँ उसको अगर आप ऐसे देखो इधर की तरफ आर डी थीटा का, और यहाँ देखो उसको टॉप में देखो ऐसे दिखेगा, देखो दिखाई दे रहा है। उस कैप से जो ये एरिया बना, ये जो छोटी सी रिंग बनी, उसका ये कितना है रेडियस? आर साइन थीटा। अरे कितना है? आर साइन थीटा। सर ने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, बहुत बढ़िया साहब, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। तो आर साइन थीटा और ये आर डी थीटा, यार साइन थीटा और ये आर डी थीटा, उसकी मोटाई, ये रही मोटाई दिखाई दे रही है आर डी थीटा। अरे हाँ, अब सोचो ऐसी बहुत सारी रिंग 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 ऐसी बहुत सारी रिंग्स का क्या मिलाकर एरिया इस कैप का एरिया होगा? हाँ सर, पहले बताओ ये छोटी सी रिंग का एरिया कितना है? डीए वो एरिया है 2 पाई आर साइन थीटा। क्या छोटी सी रिंग का जो एरिया है ये शेडेड एरिया, ये वो शेडेड एरिया है? हाँ सर ये बात तो आप सही बोल रहे हो सर, वो शेडेड एरिया है। ये शेडेड एरिया देखो काले से बना के बताता हूँ, ये टिक 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 टिक। ओहो, ये शेडेड एरिया कितना है? पेरी पेरी 2 पाई आर साइन थीटा, मोटाई मोटाई आर डी थीटा। अरे हाँ सर, ये छोटा सा एरिया हुआ, क्या इस एरिया का इंटीग्रेशन ही एरिया ऑफ कैप है? एरिया ऑफ कैप इज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन। हाँ ना बोलना पड़ेगा। अरे सोच लो। हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। अरे पक्का। अरे सोच लो, तो 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, सोचो थीटा की लिमिट कहां से कहां तक? सोचो, जब आप ऊपर थीटा लेते हो नीचे की लिमिट कवर हो रही है। अरे हाँ सोचो, तो थीटा की लिमिट पूरी अगर क्या कवर करनी है तो 0 टू अल्फा, 0 टू अल्फा। अरे हाँ सर, तो 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा 0 टू अल्फा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, सो माइनस कॉस थीटा 0 टू अल्फा, सो 2 पाई आर स्क्वायर, ध्यान से देखो ये आया 1 माइनस कॉस अल्फा। ओहो ये एरिया ऑफ कैप। ओके तो भैया सॉलिड एंगल कितना आया? 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार दिया, तो सॉलिड एंगल का रिलेशन आया 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। ये ऐसे डायग्राम के साथ याद होना चाहिए। ओहो अल्फा क्या? सेमी वर्टिकल एंगल, उसको 3D में घुमाने पर जो सॉलिड एंगल बनेगा वो उनका रिलेशन आपस में होगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा इज व्हाट? प्लेन एंगल, ओम इज व्हाट? सॉलिड एंगल। यस सर। एक और बहुत शानदार सवाल, प्लेन एंगल और ओम इज व्हाट? सॉलिड एंगल बच्चों, है ना। तो इसमें रिलेशन क्या है? अल्फा हो गया आर्क लेंथ बाय आर, और ये हो गया एरिया ऑफ कैप बाय आर स्क्वायर। तो हमने क्या लिया बच्चों, ध्यान से समझना, इसमें थीटा और थिकनेस कितनी होगी बच्चों? आर डी थीटा। इसे हमने इंटीग्रेट कर दिया 0 से अल्फा तक, तो ये आ गया। जब फॉर डेफिनेशन में डाला तो ये बच्चों क्लियर है ना गाइस? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भाई मिनिमम क्या हो सकता है? ये या तो यहाँ पे होगा जब 0 हो जाएगा, और ये यहाँ पे होगा जब अल्फा हो जाएगा। संतोष कह रहे हैं रिपीट करो। तो भैया ये जो मैं को इसका पाई आर साइन थीटा, और थिकनेस कितनी थी बच्चों? आर डी थीटा। तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा 1 माइनस कॉस अल्फा। संतोष के अलावा किसी और को भी वॉइस नहीं आ रही? संतोष बिल्कुल ही नहीं आ रही क्या आज? संतोष चलो आगे बढ़ते हैं। 3D में कहीं भी ले लो, हर जगह क्या होगा? 4 पाई होगा। सॉलिड एंगल क्या होगा क्लोज सरफेस के अंदर? 4 पाई। तो जैसे ये पॉइंट लिया तो यहाँ सर्कल बना दो बच्चे, 4 पाई। जहाँ जहाँ पॉइंट लिया वहाँ सर्कल बना दो। क्लियर है गाइस? फेस यूजिंग द सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट। एक सरफेस से इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकालना है सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट से। गाइस ढंग से समझना। देखो अगर मैं 3D स्फीयर लेता हूँ, क्या लेता हूँ? 3D कुछ नहीं समझाया संतोष भाई, यही समझाया है कि जब भी कोई इंटीरियर पॉइंट होगा, क्लोज सरफेस के अंदर कोई पॉइंट होगा, तो एंगल 4 पाई होगा। तो एंगल कितना होगा बच्चे? अब देखो जैसे क्यू है, तुम्हें पता है एक स्फीयर के अंदर फ्लक्स कितना देता है?
4 पाई पे कितना होता है क्यू बाई एप्सिलॉन। क्लियर गाइस, इसमें किसी को डाउट? भाई ये स्फीयर है, ये फ्लक्स कितना दे रहा है? तुमने पढ़ा था ना फ्लक्स ड्यू टू अ चार्ज, फ्लक्स ड्यू टू अ गॉस लॉ, हाँ गॉस लॉ से। अब देखो, अब यहाँ पे ये सॉलिड एंगल है, ये कितना है सॉलिड एंगल, पहले पढ़ा था बच्चों। और कॉस अल्फा को मैं कैसे लिख सकता हूँ? कॉस अल्फा क्या होता है? बेस आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई 1 माइनस एल रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसमें किसी को डाउट? बस ठीक है, देखना बच्चों, देखो 4 पाई पे कितना है क्यू बाई एप्सिलॉन, तो 2 पाई माइनस कॉस अल्फा बाय 4 पाई। क्लियर ना गाइस? इतना होगा तो कितना आ जाएगा? पाई से पाई गया, 2 से 2। जैसे कि 5 रुपए में 2 टॉफी आती है, तो 10 रुपए में कितनी आएंगी? 2 इंटू 5 बाय 2, 10 बाय 5। क्लियर हुआ संतोष? अमित पटेल, संदीप, प्रियांशु? संतोष अपना ब्राउजर चेक करो, चेक योर ब्राउजर। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हियर इट इज, पढ़िए गाइस। देखो ये पॉजिटिव है, यहां से फ्लक्स निकल रहा है, में जा रहा है, ठीक है। तो Q1 से कितना फ्लक्स निकला बच्चों? Q1 by 2 एप्सिलॉन 1 माइनस cos अल्फा। Q2 से कितना निकला? Q2 cos अल्फा। क्लियर है गाइस? चला गया। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल क्या होता है? मटेरियल कैसे लिखा है? कुछ मटेरियल होते हैं जो कंडक्टर होते हैं, होते हैं जैसे वुड और रबर, इनके थ्रू करंट कभी नहीं जा सकता। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते। लास्ट टॉपिक सेमीकंडक्टर है, ठीक है। उनमें सिलिकॉन जर्मेनियम ऐसे मैन मेड होते हैं, ये नेचुरल नहीं होते, मैन मेड बनाए जाते हैं, ठीक है। ये हम लास्ट में पढ़ेंगे, कुछ कंडक्ट करते हैं कुछ नहीं करते। अब मैं एक वीडियो प्ले करने जा रहा हूँ, इस वीडियो को ध्यान से देना क्योंकि इसकी समरी भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मैं 2 वीडियो प्ले करूंगा 5-5 मिनट की, ढंग से देखना। हाँ न्यूट्रल कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी घूम रहे हैं, पॉजिटिव फिक्स है, एनिमेशन में तो समझा रहा हूं। और हाँ इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी घूम रहे, देखो कहीं पे भी नाच लेते हो, कोई इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा रहा है, पॉजिटिव मतलब एटम का न्यूक्लियस वो फिक्स जगह पर है, पर उनके इलेक्ट्रॉन से वो नाच रहे हैं इधर उधर इधर, मेटल बाहर नहीं आ रहे। बोला एनिमेशन से फील आ रही है क्या? हाँ सर, एनिमेशन बनवाते हैं इसलिए थोड़ी फील आए, जो मैंने बोला उसको अच्छे से समझ। अरे हाँ सर देखो, हाँ 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 हाँ, तो इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड अभी तुम परेशान मत हो, तुम जब अगर डेफिनेशन लिख दी ऑल इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड आर फ्री टू मूव, तो कंडक्शन बैंड क्या होता है उसकी बात हो रही है, सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड वाले, उसको भी मत परेशान हो, वो सेकंड में पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा वो अंतर, अभी नहीं। अभी समझो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव विद इन द सरफेस बाउंड्री, विद इन द सरफेस बाउंड्री, घबराने की शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, अच्छा भी लगा सर, बहुत बढ़िया सर, ठीक भाई, ठीक है भाई, अच्छा लग गया सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब देखो ओहो, अब एक्चुअली हुआ क्या, इस कंडक्टर पे सबसे पहले पढ़ेंगे। अब देखो हुआ क्या, आप ऐसा समझो कि अगर मैं इस कंडक्टर पर, अच्छा तुम ध्यान समझो, तो अगर नॉन कंडक्टिंग होगा तो ऐसे घूम नहीं लगा, आजू बाजू होंगे, अच्छा समझो। ऐसा फील करो कि अगर मैं इस कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं तो क्या होगा? अगर मैं इलेक्ट्रिक लगा दी लो भाई, तो देखो पॉजिटिव एक तरफ इफेक्ट होगा, नेगेटिव एक तरफ इफेक्ट होगा, ऑल्दो एक्जेक्टली ऐसा नहीं होता है ना, ये पॉजिटिव तो वहीं रहते हैं, थोड़ा एक्जेक्टली एक्जेक्टली कैसे होता है मैं बताता हूं, समझो थोड़ा सा फील करना। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं तो सोचो माइनस तो यहां दौड़ दौड़ के आ ही जाएंगे, माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, आप समझो। तो यहां प्लस 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 वो प्लस प्लस वहीं थे, पर हुआ क्या आप समझो, एक इफेक्टिव इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज इधर डेवलप हो गया, क्यों? क्योंकि इधर की तरफ बोलो, क्यों? क्योंकि इसके इस पॉजिटिव जैसा हुआ, क्यों? सोचो अगर आपने ऐसे लगाई तो प्लस में फोर्स लगा इधर और माइनस में फोर्स लगा इधर, तो माइनस वाले इधर भागे और प्लस वाले इधर भागे नहीं, उनका एक प्लस वाले फिक्स है, प्रैक्टिकली तो दिखाया एनिमेशन में ऐसे है तुम्हें फील कराने के लिए, पर ये इफेक्टिव चार्ज है, ठीक है ना, इफेक्टिव चार्ज। अरे हाँ, तो तुम ऐसा मान सकते हो कि पॉजिटिव भाग गए, परेशान मत हो, उसे मानने में तुम्हें तकलीफ नहीं होगा, तो तुम ऐसा मान लो, पर प्रैक्टिकली बता होता है प्लस वही रहता है, एटम्स तो फिक्स है न्यूक्लियस तो, हाँ पर इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज रहता है, क्यों? इधर वाले सभी पॉजिटिव नेगेटिव भाग जाते हैं, तो इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर नेगेटिव आ गया, क्यों भागे नेगेटिव? क्योंकि इधर नेगेटिव फील्ड थी, इधर नेगेटिव फील्ड थी, तो भैया नेगेटिव इधर भागे और पॉजिटिव इधर भागे। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, सही है सर, परफेक्ट सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आ रहा है सर, अब क्या करें? अरे करते चलो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, ओहो। अब होता क्या है कि जब ये E0 लगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अब समझो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, समझो इलेक्ट्रॉन को फिक्स कर लो, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे सोचो, तो इधर की तरफ तो क्यों लग रहा है, या मैं कह रहा हूं तुम इस पॉजिटिव समझो, इस वाले पॉजिटिव, ये क्यों नहीं हिल रहा है ऐसा समझो कि इस पे क्यों तो इधर लग रहा है। अरे हाँ, पर सोचो न्यूट्रल कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, क्यों इधर लग रहा है, तो बात क्यों नहीं आ रहा है ऐसा समझो। सोचो इस प्लस और इस माइनस की वजह से क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जनरेट हो गई, इसे कहते हैं ई इंड्यूस्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आई पहले बताओ, क्योंकि इधर प्लस चार्ज इधर माइनस चार्ज हो गया, तो अंदर ही अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। इंड्यूस क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड लगाने की वजह से चार्जेस इंड्यूस हुए, इधर प्लस इधर माइनस,
और हाँ बेसिकली हम धीरे धीरे कंडक्टर की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, ये सुपरबली इंपॉर्टेंट है, ये सुपरबली इंपॉर्टेंट है, घबराने की शर्माने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अगर हम एक कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इधर नेगेटिव आ जाएगा, उन्हें हम बोलेंगे इंड्यूस्ड चार्जेस। क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड चार्जेस। नेचुरल बिहेवियर से उन्होंने अपने आप को चेंज करा ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे हाँ, अब अपन क्या पढ़ते हैं? प्लेन एंगल। ये कहां से आ गया? अब जो कहानी थोड़ी देर पढ़ाई जाएगी, थोड़ी देर पढ़ाई जाएगी, वो बेसिकली कहानी है पूरी फिजिक्स की, किसी कहानी है पूरी फिजिक्स की। मैंने आपको इनफाइनाइट शीट की वजह से लिख लाई, गॉस तो बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड आर फ्री टू मूव विद इन द सरफेस बाउंड्री, ठीक है, सरफेस बाउंड्री में रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंड्यूस चार्जेस, और इंड्यूस चार्जेस की वजह से इधर इंड्यूस हो जाएगी। और हाँ अब सोचो, जो ये कब तक होता रहेगा ऐसा इंड्यूस? जब तक ये इंश्योर ना हो जाए कि अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अंदर, ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन मान लो, इलेक्ट्रॉन इसमें जो इधर लग रहा है ई और जो इधर लगा ई इंड्यूस्ड, अरे हाँ ये ई नॉट और ये ई इंड्यूस्ड, ये बराबर ना हो जाए, क्योंकि जब तक ये बराबर नहीं होगा इलेक्ट्रॉन इधर भागते रहेंगे और पॉजिटिव इफेक्टिव इधर आता रहेगा। तो जब तक इन इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन पर, बचे हुए फ्री इलेक्ट्रॉन पर नेट फोर्स जीरो नहीं हो जाएगा, अरे हाँ सर, तब तक ये दौड़ते रहेंगे। सोचो तो आखिरी में क्या ई नेट अंदर जीरो बचेगा? सो ई नेट इक्वल टू जीरो इक्वल टू ई एक्सटर्नल प्लस ई इंड्यूस्ड। अरे हाँ सर, ऐसा होना आवश्यक है, ऐसा होना आवश्यक है। बोलो क्यों ऐसा होना क्यों आवश्यक है? बोलो क्योंकि अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे और तब तक दौड़ेंगे और इफेक्टिव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट करते रहेंगे इंड्यूस्ड, जब तक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो ना हो जाए, क्योंकि अगर रह जाएगी तो फिर दौड़ेंगे। अच्छा ये होने में कोई समय नहीं लगता, इलेक्ट्रन बहुत 9.1 10 to the minus 31 kg हल्के से हैं, जैसे इलेक्ट्रिक लगाओगे एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगा, and these induced charges will make sure that net electric field inside the conductor is zero. Oh, ho, 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 ho. So what will happen when we apply an electric field to a neutral conductor? What will happen to a neutral conductor when we apply electric field to it? क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स अरेंजेस इन सच अ वे, दैट इज इंड्यूस्ड चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स अरेंजेस इन सच अ वे दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो भाइयों बहनों इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, क्योंकि वो फ्री है, और तब तक दौड़ेगा जब तक कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए, जब तक कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो। हाँ सर, फिर से सुन, क्या प्रॉपर्टी है कि इफ यू अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड टू अ न्यूट्रल कंडक्टर देन चार्जेस अरेंज देमसेल्व्स इन सच अ वे दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो, दैट इज ई एक्सटर्नल प्लस ई इंड्यूस्ड इक्वल टू जीरो। ये होना कंपल्शन है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे और तब तक दौड़ेंगे जब तक ये सिद्ध ना हो जाए। ऐसा इंसुलेटर में यानी कि नॉन कंडक्टिंग में नहीं होता, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड होते हैं। अच्छा ये होने में कोई समय भी नहीं लगता। दिस प्रोसेस हैपेंस ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। अरे हाँ सब सही लगाएंगे, थोड़ी देर तो लगेगा होने में, तुरंत तुरंत होता है वो। अच्छा क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर क्लियर तो है सर। अच्छा भी लग रहा है सर, जोरदार सर, मजेदार सर, पक्का? अरे बोलो भाई। हाँ सर, हाँ सर, कितना टाइम बच गया? भी है, कितना है? देखो भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक भाई, ठीक भाई, ठीक भाई, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, शानदार। अब देख तो जो मैंने लिखाया उसको समझ गए। इंड्यूस ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन इंड्यूस जब तक होगा तब तक ये दौड़ते रहेंगे। ओहो, तो कुछ ऐसा होगा ई नेट जीरो। सुने ध्यान से। तो अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन मतलब जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रो मतलब करंट वगैरह और स्टैटिक मतलब रेस्ट, ई नेट जीरो होती है, मतलब एक्सटर्नल ई एक्सटर्नल किसके बराबर होती है? ई इंड्यूस्ड, और ई नेट क्या होती है? जीरो। क्लियर हुआ गाइस? आपने 10 मिनट की वीडियो देखी, कोई डाउट इसमें? यस सजमा, संदीप, संतोष। अच्छा संतोष तुम्हारे नेट की इशू है। अच्छा संतोष के कि जब चार्जेस रीअरेंज होते हैं ना, एक तरफ पॉजिटिव आता है एक तरफ नेगेटिव आता है ना, मैं रिपीट कर रहा हूँ संदीप और संतोष के लिए। मतलब हमने एक्सटर्नल फील्ड लगाई तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ भागेगा ना, तो हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक है एक्सटर्नल और एक है इंटरनल। एक क्या हो गई? इंटरनल। क्लियर है ना? जाती है। क्लियर हुआ संदीप, संतोष? अच्छा मेरी वॉइस नहीं, बाकी सब बच्चों को आ रही है ना? बाकी सब बच्चों को आ रही है तो मैं ना संतोष एक काम करो, स्क्रीन को मेरी आवाज को क्या? हाँ बच्चों आ रही है? अरे आ रही है नहीं?
है, दोनों ऐड होकर हो जाती है जीरो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, कैसी कंडीशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। क्या होती है बच्चों, जीरो। वीडियो ऑन है, कैमरा ऑन है मेरा? संतोष अपना ब्राउजर चेक करो। अमित पटेल, मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूं, तुम्हें भी दिखाई नहीं दे रहा? अब दिखाई दिया? चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। ओके, आज हमने थोड़ा बेसिक बेसिक करा। जिन बच्चों के इंटरनेट